गुड मॉर्निंग। कौन कौन आ गया? अंशिका, अंशुल, बरखा, भावना, फरहीन, कनिका, कुमार, निधि, पूजा, प्रियम, रैनी, साक्षी, समीर एंड विधि। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक किया? तो ये लास्ट था हमारा कल टीआरएनए में हमने प्रोसेसिंग पढ़ा था, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए की। सो एक एमआरएनए बन गया, बैक टू प्रोकैरियोट। अगर आप प्रोकैरियोट का एमआरएनए है तो उसमें कोई एक्सॉन इंट्रॉन का झंझट नहीं है, हालांकि वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, कई सारी जीन एक साथ ट्रांसलेशन में जाने वाली, और हमें प्रोकैरियोट से ही आगे चीजें पढ़नी है। तो अगर ये प्रोसेसिंग वाला जो कल एंगल था कि एमआरएनए को स्प्लाइस किया जाएगा, उसके एंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे, कैपिंग टेलिंग, टीआरएनए में क्लीवेज एंड बेस मॉडिफिकेशन या सीसीए टर्मिनस एट 3' एंड, तो ये सब प्रोसेसिंग में आएगा। लेकिन जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग आपने एमआरएनए की पढ़ी है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू यूकैरियोट। तो क्योंकि यूकैरियोट में आगे कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं, तो हम फिर से प्रोकैरियोट के हिसाब से पढ़ते हैं कि एक बैक्टीरिया में एक डीएनए था, डीएनए को ट्रांसक्राइब करना था, तो हमने प्रमोटर से कुछ न्यूक्लियोटाइड छोड़ के जहाँ पे टीएसएस साइट है, गुड वहां मॉर्निंग से सर। उसका एमआरएनए बनाया। गुड मॉर्निंग बेटा। वहां से उसका एमआरएनए बनाया तब तक जब तक कि टर्मिनेटर नहीं आ जाता। और ये जो भी एमआरएनए बना है, ये इमीडिएटली ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस में जाने वाला है। बिफोर दैट, प्रोटीन सिंथेसिस से पहले हमें क्या पढ़ना है? जेनेटिक कोड पढ़ना है कि एमआरएनए पे जो लिखा हुआ है एयूजीसी की लैंग्वेज में, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, इनके जो कॉम्बिनेशंस बने हैं, इनको डी कोड कैसे करेंगे? सेल को कैसे पता चलता है कि कौन सा अमाइनो एसिड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ तक नहीं आएगा, ये सारी बात। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड, एंड आफ्टर दैट हमें पढ़ना है प्रोटीन की सिंथेसिस। So now starting with genetic code. जेनेटिक कोड से स्टार्ट कर। छोटा सा है टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जेनेटिक कोड में साइंटिस्ट के नाम भी हैं जो ऑलमोस्ट सब एग्जाम में नीट में एक एक करके आ चुके हैं, और कुछ चीजें लॉजिकल हैं जिनको आप एक तरीके से क्वेश्चन में फ्रेम करके पूछ सकते हो, पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि ऐसा हुआ तो क्या करना पड़ेगा, तो हम उन्हें भी एक एक करके डिस्कस। सबसे पहला कि ये कि आरएनए में जो कोडॉन है, मतलब आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है, वो चार, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन। तो उसमें जो पहला नाम आएगा दैट इज और गैमो। इनके बारे में पढ़ना है। इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि कोडॉन ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट मतलब थ्री थ्री के कॉम्बिनेशन से बनेगा। क्यों है? क्योंकि इनका रिजल्ट ये था कि कोडॉन कैसा होगा? ट्रिपलेट होगा। अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं और इनका हम सिंगल वाला कॉम्बिनेशन लें, तो इससे केवल 4 अमाइनो एसिड कोड हो सकते हैं। अगर ये मान लेते कि हमारे पास ए यू जी सी है और अमाइनो एसिड 20 होते हैं, आपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, तो उन 20 अमाइनो एसिड्स के लिए केवल 4 ही नाइट्रोजनस बेस हैं, और अगर एक नाइट्रोजनस बेस एक अमाइनो एसिड को कोड करे तो बाकी के 16 कैसे कोड करेंगे? यानी कि कोडॉन सिंगल नाइट्रोजनस बेस का नहीं हो सकता। अगर इन 4 नाइट्रोजनस बेसिस से हम इनके कॉम्बिनेशन बनाए, डबलेट कोडॉन कर दें, जैसे 4 इधर लिखिए 4 इधर लिखिए, तो 16 कॉम्बिनेशन आएंगे, जैसे चेकर बोर्ड में बना है ना। एडेनिन के साथ एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, फिर यूरेसिल के साथ लेंगे, फिर साइटोसिन, फिर ग्वानिन, तो 4 into 4 करेंगे तो 16, तो भी 16 अमाइनो एसिड कोड हो सकते हैं। अभी भी 4 रह गए।
क्योंकि 20 अमाइनो एसिड्स तो होते ही हैं, और दुनिया की हर एक प्रोटीन में ऐसा नहीं हो सकता कि 19 अमाइनो एसिड्स भी हो। दुनिया की कोई प्रोटीन ऐसी नहीं। जितनी भी नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ विद दीज 20 अमाइनो एसिड्स। तो 20 का होना जरूरी है। इसलिए कहा गया कि अगर 4 नाइट्रोजनस बेस से अगर हम तीन तीन के कॉम्बिनेशन लें, ट्रिपलेट कोडॉन बना दें, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो 64 जो है वो बेसिकली हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। अब ये जो 64 कॉम्बिनेशन आएंगे, ये 20 अमाइनो एसिड का फिगर फुलफिल कर सकते हैं। हालांकि कॉम्बिनेशन ज्यादा हो गए, अमाइनो एसिड कम पड़ गए, तो हम बाद में देख लेंगे कि इसका क्या करा जाएगा, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो ये हो सकती है। अब यहीं से नीट में एक क्वेश्चन आ गया कि अगर एक म्यूटेशन हो जाए और 20 अमाइनो एसिड्स की जगह केवल 16 अमाइनो एसिड रह जाएं, तो कोडॉन का नेचर क्या होगा? तो आपको यहीं से आंसर निकल आएगा। अगर मान लीजिए 16 अमाइनो एसिड ही होते तो क्या होगा, डबलेट कोडॉन से काम चल जाता, ट्रिपलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर अगर 17 अमाइनो एसिड भी है, तब भी हमें ट्रिपलेट कोडॉन की जरूरत पड़ेगी। 64 तक चलेगी। अगर हम 65 अमाइनो एसिड कर दें, तो फिर हमें 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 जो भी नंबर आएगा उसकी जरूरत पड़ेगी। बिकॉज गैमो बेसिकली एक फिजिसिस्ट मैथमेटिशियन से, तो उन्होंने ही ये बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी से जस्टिफाई किया कि मिनिमम कोडॉन, जो मिनिमम नाइट्रोजनस बेस का जो आप कोडॉन बनाओगे, इट मस्ट बी ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस। तो ट्रिपलेट का होना जो है वो जरूरी है। दूसरा नाम जो आएगा वो प्रोफेसर हरगोविंद खुराना का आएगा। हरगोविंद खुराना, इन्होंने टेक्निक यूज किया, केमिकल मेथड डेवलप किया, जो आरएनए के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकता। डेवलप केमिकल मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स। इस टेक्निक को आप देखोगे तो बुक में तो अलग से नहीं दिया है, बट इसे हम बोलते हैं कोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर। है ना, इन्होंने आर्टिफिशियल जीन की सिंथेसिस बेसिकली कर ली। कि मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को आपने कल्चर मीडियम में केवल और केवल एडेनिन दिया और कोई नाइट्रोजनस बेस नहीं दिया, तो बैक्टीरिया की कल्चर मीडिया है, इसमें एडेनिन है, ये ई कोलाई है, तो ई कोलाई में डीएनए होगा। तो ये डीएनए जब ट्रांसक्राइब होकर एमआरएनए बनाएगा, तो क्योंकि इसके पास और कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से एक आर्टिफिशियल एमआरएनए बना के देखा गया कि ये आरएनए कैसा बनेगा, ट्रिपल ए वाला बनेगा ऐसे, क्योंकि एडेनिन के अलावा कुछ और दिया ही नहीं गया, लाइक दिस। और फिर जब इससे प्रोटीन बनेगी, तो मान लीजिए ट्रिपल ए जिस भी अमाइनो एसिड को कोड करता हो उसी की प्रोटीन बनेगी। तो यहाँ से जो बनेगी वो एक्स 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 एक्स, ये प्रोटीन बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स अमाइनो एसिड इज कोडेड बाई ट्रिपल ए। इसी तरीके से ट्रिपल जी से क्या बनेगा, ट्रिपल सी से क्या बनेगा, ट्रिपल यू से क्या बनेगा, तो हम इसको पढ़ पाएंगे। इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन से कौन सा अमाइनो एसिड बनता है ना। हालांकि इसमें दो साइंटिस्ट अभी और हैं, उन तीनों का मिला जुला रोल था ये, इसलिए जब नोबेल प्राइज दिया गया तो सबने शेयर किया इस बात के लिए। तो इनका जो काम था वो था होमोपॉलीमर, यानी ए, ट्रिपल ए से ट्रिपल यू ट्रिपल जी ट्रिपल सी। और कोपॉलीमर मतलब किसी भी दो के कॉम्बिनेशन बना लो, ए यू ए यू ए यू ए यू लिख के देख लो, या जीसी 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 लिख के देख लो, इनसे कौन से अमाइनो एसिड कोड हो रहे हैं। तो ये जो केमिकल मेथड था, आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया है, ये नेचर के हिसाब से नहीं समझ रहे हैं हम, इसको आर्टिफिशियल मैनर में समझ रहे हैं ना। तो इन्होंने वो मेथड डेवलप किया जिससे ये किया जा सके। ऐसा करने के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल हो। आर्टिफिशियल मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया डिजाइन करना पड़ेगा, ऐसा प्लाज्मिड यूज करना पड़ेगा जो हम बना सकें,
जिसको हम अपने हिसाब से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मॉड्यूलेट कर सकते हैं। ये काम किसने किया? ये काम किया मैथाई नीरनबर्ग। इनका नाम मार्शल नीरनबर्ग होगा शायद, नीरनबर्ग एंड खुराना। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो बिना सेल का है, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आप तो सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ रहे हो, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंटली करके देखा तो बिना सेल वाला बना। और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से हुआ डीसाइफरिंग। डीसाइफर करने का मतलब है डी कोडिंग। हालांकि जो टेक्निकल टर्म है वो डीसाइफरिंग ही कहलाती है, बट आप चाहें तो डी कोडिंग लिख सकते हैं, डी कोडिंग ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को तोड़ने में इसकी और इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर अगर सेल फ्री सिस्टम प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए है तो एक एंजाइम भी चाहिए हमें। जैसे आप आरएनए पॉलीमरेज यूज कर रहे हो तो सेल में बन रहा है, आपको एक ऐसा चाहिए होगा जो हमारे अकॉर्डिंगली काम कर सके। आर्टिफिशियल एंजाइम भी बनाना पड़ेगा। फॉर दैट सेवेरो ओका का नाम आया। इन्होंने एक एंजाइम ही बना दिया, एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। इसका काम क्या था? दिस हेल्प्स इन पॉलीमराइजिंग आरएनए with defined sequence in template independent manner। अभी तो आपने यही देखा है कि हम टेम्पलेट को यूज करके काम कर रहे हैं। हम अगर प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन भी कर रहे हैं तो डीएनए से एमआरएनए जब आपने बनाया कल आपने लिखा कि टेम्पलेट डीएनए चाहिए, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड चाहिए, उससे एमआरएनए बने। ये बिना टेम्पलेट के एक डिफाइंड सीक्वेंस का आरएनए बनाने वाला एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे जिनके बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना होगा। फॉर दैट एंजाइम फास्फोराइलेज इज यूज्ड। तो एक एंजाइम ही पूरा बना दिया जो इस काम के लिए आएगा। इस एंजाइम का काम होगा बिना सेल वाले सिस्टम के, यानी आर्टिफिशियल कंडीशन में जो कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर है इनको यूज करके जेनेटिक कोड की डीसाइफरिंग करते हैं। तो ये तीनों लोग एक दूसरे से रिलेटेड। अब प्रोटीन बनाने के लिए एक टीआरएनए भी चाहिए होता है, बिना उसके नहीं होगा। थोड़ी देर में वहीं पहुंच जाएंगे। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो दिया था वो रॉबर्ट हॉले ने दिया, तो हॉले भी इसमें इंक्लूड हो गए। तो जब नोबेल प्राइज मिला तो हॉले, नीरनबर्ग एंड खुराना, मैथाई, ये साइंटिस्ट थे जिनको डीसाइफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। तो जॉर्ज गैमो का नाम याद रखना है, जिन्होंने ट्रिपलेट कोडॉन का रूल सजेस्ट किया। खुराना जिन्होंने कोपॉलीमर होमोपॉलीमर टेक्निक डेवलप की, जिसको यूज करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जो सेवेरो ओका ने दिया। एंजाइम और इस मेथड को यूज करके बिना सेल के एक प्रोटीन बनाने का काम जो है वो नीरनबर्ग ने किया। तो सब अलग अलग इंडिविजुअली काम कर रहे थे, पर्पस सबका एक ही था। एक प्रोसेस है, यानी एमआरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस में ले जाने के लिए, डी कोडिंग करने के लिए। तो इस सबको हम बोलते हैं डीसाइफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। इसके बाद आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, किसी का माइक ऑन। इसके बाद आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है 64 कोडॉन, जिसमें से सबके अमाइनो एसिड्स उनके राइट साइड में लिखे हुए हैं। और क्योंकि वो टेबल एनसीईआरटी में है इसलिए आपको याद करनी चाहिए, है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी याद होनी चाहिए, मुझे नहीं याद, है ना। और आप याद कर सकते हैं सो फॉर सो गुड, नहीं कर सकते हैं तो एज यू विश। एनसीईआरटी ने तो दे के पूरा कर दिया। आपको हर एक कोडॉन से कौन सा अमाइनो एसिड कोड होता है, इससे अगर क्वेश्चन को याद जाए तो आप, क्वेश्चन एनसीईआरटी का होगा बिकॉज एनसीईआरटी ने तो प्रिंट करके 64 कोडॉन और उनके करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड दे दिए। बट देयर आर फ्यू टाइम्स, कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद ही एडवाइस दे देता हूँ कि इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप 64 कोडॉन को याद करें कि वो क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, है ना। कर सकते हैं, वेरी गुड। नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। जैसे वहां पे था सर कि
हाँ, बोलो। पर जैसे एंजाइम के फंक्शन को रिपीट कर दीजिए एक बार ना। बेटा एंजाइम तो चाहिए होगा। कल आपने क्या पढ़ा? कल आपने ये पढ़ा कि हम डीएनए के टेम्पलेट से आरएनए पॉलीमरेज को यूज करके और जो नाइट्रोजनस बेस है उनको यूज करके, जो डुअल पर्पस का काम कर रहे थे, एक आरएनए बनाएंगे। और इसके लिए आपको बैक्टीरिया में हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट की जरूरत, और अगर यूकैरियोटिक सेल होगी तो उसके न्यूक्लियस की जरूरत, यानी कि सेल की जरूरत तो होगी होगी। यानी एक सेल में जहां भी डीएनए होगा वहां पे आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के एक एमआरएनए बनाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट एमआरएनए एक प्रोटीन बनेगा। ये नेचुरल वे है जो हमारी बॉडी या बैक्टीरिया के अंदर होता है। अब ये सारा काम मैं आर्टिफिशियली कराना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे एक एंजाइम चाहिए जो आरएनए पॉलीमरेज के तरीके से काम कर सके। हियर इज द एंजाइम, जो नाम लिखा हुआ है एंजाइम का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। हमें एक डीएनए का टेम्पलेट चाहिए, हम डीएनए का टेम्पलेट बना लेंगे। कोरोना ने बना के दिया, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन उन्होंने की। हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, वो हमने दे दिए मीडियम में। पहले केवल एडेनिन दिया, फिर केवल यूरेसिल, केवल ग्वानिन, केवल साइटोसिन, फिर इनके कॉम्बिनेशंस, वो भी हरगोविंद खुराना के उसमें लिखा है, कोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर। अब ऐसा करने के लिए आप इसको कल्चर मीडियम में काम करोगे, इसको लैब में करोगे, इसके लिए कोई सेल की जरूरत नहीं है। तो हमें सेल फ्री सिस्टम चाहिए जिसमें पॉली न्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज न्यूक्लियोटाइड को यूज करके एक एमआरएनए बना सके। तो वो सेल फ्री सिस्टम किसने बनाया? वो नीरेनबर्ग ने। सारा काम आर्टिफिशियल हुआ, है ना? कुछ भी नहीं हुआ, है ना? आप इसमें कुछ भी नहीं ये कह सकते कि हम इसमें कुछ नेचुरल लेके आ रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज, आप कह सकते हैं, आर्टिफिशियल। तो ये सब आर्टिफिशियली इसी तरीके से किया जा सकता है। मान लीजिए मैं आपको एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस दे दूं कि आपके पास एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, ये ए अमाइनो एसिड है, ये बी है, ये सी है, तीन ही है। अब आपको इससे कहा जाए कि इससे जीन बनाओ, तो आप क्या करोगे? ए बी सी अमाइनो एसिड है, तो करस्पॉन्डिंग टू दैट आप इनके कोडॉन लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए यू जी, यू यू यू, सी सी सी। आपको पता है कि एबीसी अमाइनो एसिड कौन से कोडॉन से कोड होते हैं। अगर ये एमआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आप डीएनए बना सकते हो। डीएनए बनेगा 3 to 5, और फिर इस डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री जो डबल स्टैंडर्ड है वो बना दो। तो आप एक प्रोटीन के सीक्वेंस से एक आर्टिफिशियल जीन बना रहे हो। इसी को तो आर्टिफिशियल जीन कहेंगे। इसी के बेस पे तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम हो पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो बिल्कुल नहीं हो पाता। उसमें यही टेक्निक तो यूज की। हालांकि इसके लिए आपको प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर आपको प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस नहीं पता तो उसके बैक में उसका एमआरएनए क्या बनेगा, उस एमआरएनए का उल्टा उसका डीएनए बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ऐसा करने के लिए आपको प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चाहिए। प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कैसे आएगा? उसके लिए फिर एक अलग टेक्निक है। अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग होती है, अमाइनो एसिड एनालाइजर एक apparatus होता है। फ्रेडरिक सेंगर ने बनाया था, वो खुद ही नोबेल लॉरेट है 1951। तो मेन चीज ये है कि सारी चीजें अवेलेबल थी, उनको एक लॉजिकली अप्लाई करके बैक में जाके हम ये काम करते हैं। हम पहले एक प्रोटीन ले रहे हैं, उस प्रोटीन से अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए किसी और साइंटिस्ट की हेल्प चाहिए, उसकी apparatus की हेल्प चाहिए। फिर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस मिल गया तो उसके बैक में जाके उसका एमआरएनए बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 64 कोडॉन की टेबल है। फिर एमआरएनए का उल्टा उसका डीएनए होता है टेम्पलेट वाला, तो हम उसका डीएनए का एक स्ट्रैंड 3 to 5 बनाएंगे। और 3 to 5 का जो उल्टा बनेगा 5 to 3, हम वो बनाएंगे। फिर दोनों डीएनए को अगर आपने कॉइल कर दिया तो आपके पास एक आर्टिफिशियल जीन बन के तैयार हो गया। अब इसमें कोई इंट्रॉन नहीं आएगा। अगर ये यूकैरियोट की जीन है तो इंट्रॉन नहीं आएंगे। आर्टिफिशियल जीन केवल एक्सॉन के हिसाब से बन सकते। इंट्रॉन की जरूरत भी तो नहीं है। इंट्रॉन अगर होते तो भी तो काट के कल अलग किए ना। अगर नहीं है तो अच्छी बात। ये सारा काम टुकड़ों में हुआ। जितने कंट्रीब्यूशन आपकी बुक में दिए थे मैंने उतने कंट्रीब्यूशन पे यहाँ पे डिस्कस किया। अब आते हैं जेनेटिक कोड की प्रॉपर। मैंने इसका आपको टेबल का लॉजिक बताया, याद कर सकते हैं, इट्स गुड। नहीं तो छोड़ दीजिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट कोडॉन है आप क्वेश्चन करोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कोडॉन बार बार आ रहा है, तो मुझे ये याद हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या जेनेटिक कोड की है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। सबसे पहला तो आपने लिखा, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कोडॉन ट्रिपलेट है, 3 नाइट्रोजनस बेस का हो।
दूसरा, आप कोई कॉमा नहीं लगाते, कोडॉन कॉमा लेस है। जब आप एक लाइन से लिखोगे तो कोई पंक्चुएशन नहीं आएगा, नो पंक्चुएशन, नो पॉज, नो कॉमा, नो फुल स्टॉप, नथिंग। बस आप रीड ए से लेके जेड तक, मतलब ए से लेके यूजीसी के कॉम्बिनेशन जो आ रहे हैं वो रीड करते जाइए तीन तीन तक, है ना, तो इसमें कोई कॉमा नहीं है। तीसरी चीज क्या है, कोडॉन में यूनिवर्सैलिटी होती है, दे आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल लिखने का मतलब ये है कि जो कोडॉन है वो बैक्टीरिया टू होमोसेपियंस ह्यूमन, इवन अगर आप वायरस भी ले लें तो वायरस से लेके ह्यूमन तक हर जगह उसका मीनिंग एक ही है। जैसे अगर कहा जाए कि ट्रिपल यू फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, तो फिनाइल एलेनिन ट्रिपल यू से कोड होगा, ये बात आप वायरस से लेके होमोसेपियंस कहीं भी अप्लाई कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोडॉन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग आते हो, तो ये यूनिवर्सैलिटी ऑफ कोडॉन कहलाता है। हालांकि रेयर केस में ऐसे हैं जहाँ पे एक या दो अमाइनो एसिड के एक्सेप्शंस हैं, तो बुक के हिसाब से तो कोडॉन यूनिवर्सल है, बट अगर किसी ऑप्शन में लिखा है कि ये नियरली यूनिवर्सल है तो ये राइट आंसर, दिस इज बेटर आंसर रादर देन यूनिवर्सल। ये क्या होना चाहिए, नियरली यूनिवर्सल होना चाहिए, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शंस हमें नहीं पढ़ने, लेकिन क्वेश्चन करते समय ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे। सो दैट्स वाई आपको यूनिवर्सलिटी ऑफ कोडॉन जो है वो याद रन करते शीट। सर पेपर थोड़ा ऊपर करना है, एक सेकंड। थोड़ा सा और सर, सर थोड़ा सा और ऊपर करना पेपर, बस। आप लोग पीडीएफ फाइल जो मैं भेजता डन हूँ वो सर। देखते भी हो? मैंने पूछा आप लोगों को पीडीएफ फाइल जो मैं भेजता हूँ उसको कभी खोल के देखा भी है आप लोगों ने? मतलब उसकी जरूरत होती है रियली एक बार, सर या यहीं पर ही लिख लेते हैं तो जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत ही नहीं पड़ती, और आपको वीडियो रिकॉर्डिंग लेते भी हैं, मिलती नोट होगी करते लेक्चर। हैं। यस सर सर। मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। नहीं मिल रही? वो तो ऐप पे नो। अपलोड हो जाती है, मुझे मुझे तो कल ही मेरी बात हुई है ऑफिस में, तो मुझे तो यही बताया गया कि वो ऐप पे अपलोड हो जाती हाँ सर, हो जाती है ऐप पे अपलोड। है। मतलब इन केस अगर कुछ छूट जाता तो मैं उस ऑप्शन के लिए सोच। यस सर, हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक कोडॉन किसी एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है, वन कोडॉन। अभिषेक माइक ऑफ करो, ओनली वन अमाइनो एसिड। कोडॉन एक 64 कोडॉन है, तो उससे अमाइनो एसिड कितने आएंगे वो नहीं पता, लेकिन दो कोडॉन मिलके एक अमाइनो एसिड नहीं दे सकते। जैसे मैंने आपको लिखा, ट्रिपल यू किसको कोड करता है, दिस कोड फॉर फिनाइल एलेनिन, या एयूजी अभी आप पढ़ोगे ये सबसे ज्यादा आएगा, है ना, मीथियोनिन। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये नियरली यूनिवर्सल क्यों है, बिकॉज फ्यू एक्सेप्शंस हैं, वो हैं इन प्रोटोजोन्स जहां पे ये नियरली यूनिवर्सल है, या माइटोकॉन्ड्रिया के जो कोडॉन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको मैं बताया था, क्वेश्चन कराया था कि डीएनए तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बस एक्सेप्शन आएगा या प्रोटोजोन में आएगा, नहीं तो एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड यूनिवर्सल। अगर इनकी वजह से आप लोगे तो नियरली यूनिवर्सल, जैसा आपकी बुक में दी मतलब ऑप्शन दिया हो वैसा आंसर कर दीजिए। ठीक, इसके बाद क्या आता है, डीजेनरेसी। कोडॉन डीजेनरेट होते हैं, डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन। डीजेनरेसी का मतलब ये है कि अब 64 कोडॉन है, अमाइनो एसिड 20 है, और एक कोडॉन से एक ही अमाइनो एसिड आएगा, तो इसका मतलब बाकी कोडॉन क्या करेंगे,
तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। ऐसा भी हो सकता है कि वन अमाइनो एसिड, जिसको हम डीजेनेरेसी बोलते हैं, इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स। जैसे मीथियोनिन को आप देखोगे तो केवल एक कोडॉन है, ट्रिप्टोफैन का ही एक कोडॉन है, बाकी सबके अगर आप देखोगे तो एक से ज्यादा कोडॉन है। अगर 64 वाली टेबल देखोगे, बुक से एक बार देख लीजिएगा क्लास ओवर होने के बाद, तो उसमें मीथियोनिन का केवल एक ही कोडॉन होता है और ट्रिप्टोफैन का भी केवल एक है। बाकी जितने भी हैं उनके दो भी होंगे, तीन भी होंगे, किसी के चार भी हैं, किसी के छह भी कोडॉन है। तो अब 20 अमाइनो एसिड है, 64 कोडॉन है, तो उसका मतलब ये हुआ, उस हिसाब से पॉसिबिलिटी आपको दिमाग में लेके चलिए। फिर एक बात आती है, सर अगर क्वेश्चन में यूनिवर्सल और न्यूमेरिकल तो चूज करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में कोई यूनिवर्सल ही दिया है ना। बेटा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा तो नियरली यूनिवर्सल ऑप्शन ही नहीं होगा। अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा तो वो नियरली यूनिवर्सल नहीं देंगे, फिर तो एक लैंग्वेज में बस आपको यूनिवर्सल ही चूज करना है। अगर यूनिवर्सल ना दिया हो और नियरली यूनिवर्सल देके कभी ये बात आती है कि वो सही है या गलत है, ऑल ऑफ द अबव, तो फिर आप नियरली यूनिवर्सल या दोनों एक सर साथ नहीं होंगे। एनसीईआरटी में भी नियरली यूनिवर्सली लिखा है। मैं मैं एनसीईआरटी पे लेके नहीं बैठा, मैंने आपको एक लॉजिक समझा दिया। अभी किसने लिखा था चैट बॉक्स में, तो मैंने उस क्वेश्चन का आंसर दिया निधि ने। तो आपको बस ये याद रखना है कि नियरली यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में जो दिया हो वो चूज करिए। एक ही दिया होगा, अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें ये दोनों बातें कही गई। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको 5-6 स्टेटमेंट दे दिए गए और कहा गया कि इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। जिन क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़नी होती है, मतलब जो क्वेश्चन टफ होने वाले होते हैं, उनमें से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक तो आपको 6 स्टेटमेंट मान लीजिए दिए हैं, वो रीड करने हैं, और सब अलग अलग चैप्टर के भी हो सकते हैं, अलग अलग टॉपिक के भी हो सकते हैं। तो एट ए टाइम आपको वो 4 नंबर लेने के लिए सारे चैप्टर्स और सारी लाइनें याद होनी चाहिए। वो यूजुअली एनसीईआरटी की लाइन होती है। और फिर ये नहीं पूछा कि कौन सा गलत है, क्योंकि कौन सा गलत होता तो फिर ये होता कि कोई एक गलत होगा, कोई एक सही होगा। कौन सा सही है, वो कहते हैं कि कितने सही है, तो यानी कि 4 भी सही हो सकते हैं, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं। फिर कौन से सही है, कौन से गलत है, फॉर दैट आपको ये याद रखना है। यूनिवर्सल हो या नियरली यूनिवर्सल हो, आप अगर नियरली यूनिवर्सल करके कोई स्टेटमेंट दिया है तो दैट इज द राइट। सो डीजेनेरेसी का मतलब है कि एक से ज्यादा कोडॉन किसी एक अमाइनो एसिड के लिए आ सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कहां से होती है, उसके लिए स्टार्ट सिग्नल या स्टार्ट कोडॉन होता है, एंड दैट इज एयूजी। वो कौन सा होगा, एयूजी। एयूजी किसको कोड करता है, मीथियोनिन को। यानी कि किसी भी प्रोटीन का पहला अमाइनो एसिड कौन सा होगा, मीथियोनिन। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड इन ऑल द नेचुरली अकरिंग प्रोटीन, तो सिंपल आंसर मीथियोनिन। आपको अमाइनो एसिड में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आपको ये पढ़ाया गया है कि पहला अमाइनो एसिड तो मीथियोनिन ही होगा, है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट। कब तक होगा, एमआरएनए को रीड करते जा रहे हैं क्योंकि वो नॉन स्टॉप है, कॉमालेस है, कोई पंक्चुएशन नहीं होती। तो कब तक रीड करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता, है ना। स्टॉप कोडॉन भी होते हैं कुछ। स्टॉप कोडॉन किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, दे आर कॉल्ड नॉनसेंस कोडॉन। इनका कोई मीनिंग नहीं होता, या इनको आप टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन को टर्मिनेट करेंगे। ये कौन कौन से हैं, UAA, UGA और UAG। इन तीन में से कोई भी हो सकता है। 3 है, 3 स्टॉप कोडॉन है और 1 स्टार्ट कोडॉन। अब इसका मतलब ये हुआ कि 64 में से केवल 61 आउट ऑफ 64 ओनली 61 कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड। ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया आपका। अब अभी तक हम ये मान रहे थे कि 64 पॉसिबिलिटी है, 64 पॉसिबिलिटी है, तो उससे हमारे पास क्या होगा, उससे हमारे पास 20 अमाइनो एसिड कोड हो जाएंगे। बट नाउ ये तीनों तो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, नॉन सेंस है, आप देख सकते हैं, डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि ओनली 61 कोडॉन जो है, they are responsible for the coding of
अमाइनो एसिड, ये तीन जो है वो किसी को कोड नहीं करते। क्लियर? तो ये कोडॉन की प्रॉपर्टीज हैं, आप इन कोडॉन की प्रॉपर्टीज पे याद रखिए किस किस तरीके से क्या क्या चीजें डिस्कस। कोडॉन ट्रिपलेट होता है, डीजेनरेट होता है, कॉमालेस होता है, यानी नो नो पंक्चुएशन, कॉमालेस भी लिख सकते हैं, नियरली यूनिवर्सल या यूनिवर्सल है, इसी को एम्बिग्यूटी भी कहते हैं। अगर कहीं पे कहते हैं ना कोडॉन का एम्बिग्यूटी नेचर क्या है, तो इट मीन्स यूनिवर्सलिटी ऑफ कोडॉन की बात। फिर स्टॉप कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन, तो ये है। ठीक है, अब इन्हीं कोडॉन से रिलेटेड आपकी बुक में एक हेडिंग लिखी होगी, म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, और उसके नीचे कुछ एग्जांपल्स देके कोई चीजें समझाइए, उनको देखते हैं क्या करना। यहाँ पे छोटा सा हेडिंग होगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन हम पढ़ चुके हैं, बट अब दोबारा से पढ़ते हैं, एंड जेनेटिक कोड। आपको याद हो तो मैंने आपको जीन म्यूटेशन में दो पढ़ाए थे, एक फ्रेम शिफ्ट पढ़ाया था जिसमें आपने लिखा था कि अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट या डिलीट कर दें तो जिस पॉइंट पे इंसर्ट या डिलीट करेंगे उसके आगे का रीडिंग फ्रेम बदल जाए, शिफ्ट हो जाए, उसको फ्रेम शिफ्ट या गिबरिश म्यूटेशन, ना गिबरिश म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। और दूसरा आपको पढ़ाया था पॉइंट म्यूटेशन, जिसके एग्जाम्पल में आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था। पॉइंट म्यूटेशन था रिप्लेसमेंट ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड, केवल एक न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस होगा। अब रिप्लेस अगर वो सेम टाइप के नाइट्रोजनस बेस से हुआ, प्यूरीन का प्यूरीन से, पायरिमिडीन का पायरिमिडीन से, तो ट्रांजिशन लिखा था। अगर प्यूरीन का पायरिमिडीन से रिप्लेसमेंट हो या वाइस वर्सा हो तो ट्रांसवर्जन लिखा। और उसमें एग्जाम्पल आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, GAG इज रिप्लेस बाय GUG, है ना? याद है सबको? है ना, मैंने आपको इसमें पॉइंट म्यूटेशन पढ़ाया। यस सर। पॉइंट म्यूटेशन में एक न्यूक्लियोटाइड को आप रिप्लेस करो। अब इस पॉइंट म्यूटेशन के हिसाब से और इन कोडॉन के नेचर के हिसाब से देयर आर थ्री अनदर टाइप ऑफ म्यूटेशन। हाँ, तो पॉइंट म्यूटेशन ही, पॉइंट म्यूटेशन में आपने एग्जांपल तो सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिए, वो तो बात वहीं की थी तो वहीं खत्म कर दी गई। अब हम इसी पॉइंट म्यूटेशन को जेनेटिक कोड के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, इसीलिए लिखा है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। क्या होता है यहाँ पे? एक पहला आता है नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस, नॉनसेंस का मतलब क्या है कि आप जब रिप्लेसमेंट करेंगे एक न्यूक्लियोटाइड को, जब आप बदलेंगे तो बदलने के बाद वहां पे ये तीन में से कोई भी एक कोडॉन बन जाए, क्योंकि ये नॉनसेंस कोडॉन है, तो उसको आप क्या बोलोगे? नॉनसेंस म्यूटेशन बोलोगे। ये पॉइंट म्यूटेशन विच रिजल्ट in the formation of a nonsense codon। अगर एक नॉनसेंस कोडॉन बन जाए तो क्या कहलाएगा? नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए। और नॉनसेंस म्यूटेशन से क्या होता है? चेन टर्मिनेट कर जाएगी, तो जिस प्रोटीन को आगे तक जाना चाहिए था वो नहीं जाए। जैसे मान लीजिए ये बना हुआ है छोटा सा 5' to 3', ये सिंगल स्टैंडर्ड है ना। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ट्रिपल यू है, यहाँ पे UAC है, यहाँ पे CCC है ना, और यहाँ पे ए UAC यहाँ पे भी है, या यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि ये GGG है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है। अब आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ट्रिपल यू है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई प्रोटीन अमाइनो एसिड आएगा, UAC से भी आएगा, CC से भी आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये पॉइंट लगा, C इज रिप्लेस्ड बाय
ए, अगर सी की जगह आपने ए कर दिया तो क्या बनेगा? क्योंकि सी की जगह ए कर दोगे तो अब क्या आ जाएगा? ये तो ऐसे ही रहेगा, यू 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 ए सी, सी सी, यू ए, यहाँ पे जी जी जी। बस यहाँ पे बीच में क्या हुआ? सी की जगह क्या आ गया? ए आ गया, और यू ए बन गया बीच में, तो ये क्या है? यू ए स्टॉप कोडॉन। तो जिस पॉलीपेप्टाइड को आगे बनना चाहिए था, मतलब जिस प्रोटीन को आगे जाना चाहिए था, वो यहीं टूट जाएगी, यहीं टर्मिनेट कर देगी। तो एक ऐसा पॉइंट म्यूटेशन आपने किया, इस पॉइंट पे आपने पॉइंट म्यूटेशन किया हुआ है जहां पे लिखा है सी इज रिप्लेस्ड बाई ए। तो अगर आपने सी को ए से रिप्लेस कर दिया, तो अभी तक तो ये कोडॉन था, यू ए सी किसी अमाइनो एसिड का है, टेबल से चेक कर सकते हो। बट अब जो बना यू ए, वो अब क्या बन गया? स्टॉप कोडॉन। अगर यू ए स्टॉप कोडॉन है तो जिस चेन को आगे जाना चाहिए वो नहीं जाएगी, वो यही टर्मिनेट करती है। इसको बोल देते हैं नॉन सेंसिटिव। क्लियर? यस सर। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट सेकंड वन क्या है? सेकंड जो है वो कहलाता है सेम सेंस म्यूटेशन। मीनिंग वही रहेगा जो पहले था, म्यूटेशन तो हुआ लेकिन बनने वाली प्रोटीन पे कोई चेंज नहीं आया। अब जैसे इसमें क्या है? सेम सेंस म्यूटेशन। मान लीजिए एक एमआरएनए पूरा सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, कहीं पे मान लीजिए यू 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 था। अब मैं इसमें म्यूटेशन कर रहा हूं, म्यूटेशन करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पे आ गया यू 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 सी कर लो चलो। तो आपने क्या किया? यू इज रिप्लेस्ड बाई सी। अगर ये आपका म्यूटेशन हो गया यहाँ पे, तो म्यूटेशन तो हो गया, पॉइंट म्यूटेशन तो हो गया, लेकिन पहले था ट्रिपल यू। ट्रिपल यू भी फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, और अब आपने यू की जगह सी कर दिया तो पॉइंट म्यूटेशन तो हो गया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट तो हो गया। बट अब जो बना है डबल यू सी, ये भी फिनाइल एलेनिन को ही कोड करता है, क्योंकि अभी आपने लिखा कि एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है। तो पहले भी यहाँ पे फिनाइल एलेनिन प्रोटीन में आता, अब भी फिनाइल एलेनिन ही आएगा। म्यूटेशन भी हो गया लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, मीनिंग नहीं चेंज होगा। तो दैट्स वाई ये सेम सेंस म्यूटेशन। ये पहले भी फिनाइल एलेनिन के लिए था पीएचई, अभी भी ये फिनाइल एलेनिन को ही कोड करे। तो म्यूटेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ जीन, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन अगर कहा जाए पॉलीपेप्टाइड, देयर विल बी नो चेंज। ठीक है। और फिर एक तीसरा आता है मिस सेंस म्यूटेशन, जहां पे मीनिंग बदल जाए। एक सेम सेंस म्यूटेशन है, एक नॉन सेंस था, और एक मिस सेंस। जैसे आपने लिखा था जी ए जी इज रिप्लेस्ड बाई जी यू जी, तो यहाँ पे क्या था? ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाई वैलीन। यहाँ पे था नॉर्मल हीमोग्लोबिन, यहाँ बन गया सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया किसका केस हुआ? एक तो क्वेश्चन ये हुआ कि सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ, तो सीधा आंसर है पॉइंट म्यूटेशन। फिर अगर ये कहा जाता है कि वो ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन में है, तो वो भी करा दिया था, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्जन, क्योंकि एक की जगह यू आया, एडेनिन एक प्यूरिन है, यूरासिल एक पायरिमिडीन है, तो ट्रांसवर्जन। अब ये तीन ऑप्शन होते हैं, सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, सेम सेंस म्यूटेशन, या कोई और चौथा ऑप्शन भी होता। तो अब आंसर आपके पास क्या है? अब आपके पास आंसर है मिस सेंस म्यूटेशन। म्यूटेशन भी हुआ और उसका मीनिंग भी बदल गया। फर्क केवल यहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहीं पे आपने पढ़ा सिकल सेल एनीमिया,
एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया केवल एक न्यूक्लियोटाइड के रिप्लेसमेंट की वजह से इन द बीटा चेन करस्पॉन्डिंग टू हीमोग्लोबिन। सेम सेंस में म्यूटेशन तो होगा लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मीनिंग तो बदल ही नहीं रहा। और अगर इससे पहले कहा जाए ये वाला था नॉनसेंस, तो यहाँ पे केवल पॉलीपेप्टाइड चेन बीच में टूट जाएगी। इससे होता क्या है, पॉलीपेप्टाइड बीच में टूट जाएगी तो उसको रिपेयर कर लिया जाता है। बाद में ये जो दो सेगमेंट, पहले मान लीजिए एक बनती प्रोटीन, अब दो टुकड़ों में बन रही है, तो दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी पे, सेम सेंस से तो कोई फर्क पड़ना ही चाहिए। नॉन ये मिस सेंस से जो है वो केवल फिनोटाइप चेंज होता है। तो जेनेटिक कोड और म्यूटेशन में ये तीनों बातें जो है वो डिस्कस की है। So this is all about genetic code. अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। हमने कोड पढ़ लिए, कोड कौन कौन से अमाइनो एसिड को लेके आते हैं वो सब करा दिए। नाउ we will discuss translation. Translation means protein synthesis. ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाता है एमआरएनए से। अब ये एमआरएनए क्या है, ये अगर प्रोकैरियोट का है तो वही डायरेक्ट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, और अगर ये यूकैरियोट का है तो प्रोसेसिंग के बाद, जो कल आपने एमआरएनए में प्रोसेसिंग, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग पढ़ी है, उसको करने के बाद जो मैच्योर एमआरएनए वो आएगा। इससे क्या बनाना है, हमें प्रोटीन बनानी है। और प्रोटीन भी कौन सी बनेगी, प्राइमरी प्रोटीन, है ना। प्रोटीन कौन सी बनेगी, प्राइमरी। प्राइमरी प्रोटीन को क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन के आपने अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो एमआरएनए से जो यहाँ बनेगा, ट्रांसलेशन का मीनिंग है एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब है जहाँ पे दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और एक CONH पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड आपने 11th में पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनना तक हमारा काम है। उसके बाद जो आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट या कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, दोज ऑल आर आफ्टर ट्रांसलेशन। उनको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। वो तो ट्रांसलेशन होने के बाद की बात। अभी हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कहाँ तक पढ़ना है, केवल पॉलीपेप्टाइड चेन तक, कि दो अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, एमआरएनए का रोल क्या है उसमें, और बाकी जो भी बातें वो सब यहाँ। इसका मतलब ये आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनेगा, आरएनए डायरेक्टेड पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, आरएनए डिपेंडेंट पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। इस तरीके से कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते। अब प्रोटीन की जब सिंथेसिस होती है तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, मतलब सेल को बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली वो रिक्वायरमेंट करके ही आपकी बुक में दी हुई है, हम उन रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। और उसके बाद कोई डिटेल मैकेनिज्म आपकी प्रोटीन सिंथेसिस की आपकी बुक में नहीं दी है, इसलिए वो एक ओवरव्यू लेके हम उसको स्टडी करेंगे। देखिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सेल में क्या क्या चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले क्या चाहिए होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, राइबोसोम, है ना। बिना राइबोसोम के तो नहीं होगा। राइबोसोम क्या कहलाते हैं, दीज आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन की सिंथेसिस का जो सेल ऑर्गेनेल आप पढ़ते हैं वो क्या है, राइबोसोम, है ना। राइबोसोम को, राइबोसोम मेम्ब्रेनस होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है,
नॉन। नॉन मेम्ब्रेनस है ना, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस किसका बना होता है, बोलो। आरएनए राइबोसोम प्लस के प्रोटीन। कौन सा आरएनए, आरएनए तो बहुत सारे पढ़ लिए आपने। आरएनए तो कल ही आपको मैंने 5 पढ़ा दिए, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, एचएनआरएनए, एसएनआरएनए, 5 आर तो आर मैंने ही लिख दिए। राइबोसोमल आरआरएनए है ना। तो राइबोसोम क्या कहलाते हैं, दीज आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये पार्टिकल बिहेवियर को शो करते हैं। आरएनपी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब दो चीजें होंगी, एक राइबोसोमल आरएनए होगा और एक प्रोटीन्स का काम होगा। दो चीजों से मिलके राइबोसोम बने। राइबोसोम में प्रोटीन कितनी होती है, लगभग 80 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन। तो कौन कौन सी है मैं वो सब पे नहीं जाना, बट आरएनए और प्रोटीन से मिलके राइबोसोम बन। राइबोसोम दो टाइप के आपने पढ़े हैं, 70s 80s है ना। फटाफट करते हैं, बता दूं शीट। कौन कौन से होते हैं राइबोसोम, एक 70s होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। 70s की दो सब यूनिट कौन कौन सी हैं, एक 30s है स्मॉलर और एक, बोलो बताओ। 50s, मेरी वर्ड डेट फिफ्टी। बहुत तेज है। अब बताओ 50s। 50s। असली क्वेश्चन, असली क्वेश्चन तो अब आपको बताना है, यहाँ क्या आएगा, 40s और 60s। जो मुझे जानना है वो ये कि 30s जो स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की है, इसमें राइबोसोमल आरएनए कौन सा होता है। 16S rRNA। 16s राइबोसोमल आरएनए। 50s में कौन सा होता है, आपके ऑप्शन कल वाले हैं। अगर आपको कल की क्लास याद हो तो मैंने आरएनए पॉलीमरेज 1 और आरएनए पॉलीमरेज 3 के आगे लिखा था 16, 18, 5, 5.8, 23, 28, ऐसे अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं तो बताइए। 16s हो गया, यहाँ 50s में क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ 23s है और 5s है आर आर एन। ऐसे अगर यूकैरियोट का है तो 16 की जगह यहाँ 80s राइबोसोमल आरएनए आएगा, और 60s में जो होते हैं वो है 28s, 5.8s और 5s राइबोसोमल आर। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें से जो ये 23s वाला था ये राइबोजाइम है। राइबोजाइम याद है, 2-3 क्लास पहले आपको मैंने जब डीएनए आरएनए का कंपैरिजन पढ़ाया तब लिखा था कि आरएनए ऑटो कैटालिटिक नेचर का होता है, इट कैन वर्क एज राइबोजाइम, एंजाइम के तरीके से काम कर सकता है। तो जो ये वाला है ये राइबोजाइम होता है, ये ऐसा राइबोसोमल आरएनए है जो एंजाइम के तरीके से भी काम कर सकता है, और ये सिर्फ प्रोकैरियोट का ही है, दिस वर्क एज राइबोजाइम। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नीट में ऑलरेडी आ चुका है कि कौन सा आरआरएनए राइबोजाइम का काम। तो दैट आंसर इज 23s राइबोसोमल आरएनए। ये तो आरएनए का वो लेवल हो गया, मतलब इसको बोलते हैं आरएनए का केमिकल स्ट्रक्चर है ना, सेडिमेंटेशन के हिसाब से निकाला जाए, तो पार्टिकल बिहेवियर है तो मास के हिसाब से इसे हम सेटल डाल। अगर आरएनए को आप 3D स्ट्रक्चर में देखोगे तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, आरएनए की दोनों सब यूनिट साइटोप्लाज्म में अलग अलग होती हैं, पढ़ा है आपने। अगर बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है तो 30 और 50 अलग अलग होंगी, और अगर
यूकैरियोट का है तो 40 और 60 अलग अलग हैं। दोनों सब यूनिट कब जुड़ती हैं? जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना। दे कैन ज्वाइन ओनली व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टार्टेड, है ना। तो एमआरएनए के ऊपर ही आपको ये दोनों स्ट्रक्चर नजर आ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एमआरएनए है लाइक दिस। एमआरएनए हमारा वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना हुआ है। इस एमआरएनए के ऊपर आपको जो है वो दोनों दिखाई देंगी। नीचे सब यूनिट स्मॉल वाली होती है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। अगर ये यूकैरियोट का है तो ये 40s होगी, अगर प्रोकैरियोट का है तो 30s होगी। यहाँ पे एक छोटा सा ग्रूव होता है जिससे ये सब यूनिट पहचानती है कि एमआरएनए पे कहाँ पे जाके जुड़ना है। एमआरएनए तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये स्मॉल सब यूनिट कैसे पहचानेगी कहाँ जोड़ना है? इसके लिए यहाँ पे एमआरएनए बाइंडिंग साइट होती है। अब इसके ऊपर एक बड़ी सी सब यूनिट होती है, ये लार्जर सब यूनिट। इसको 70s में आप 50 मानोगे, 80 वाला होता तो ये 60s। ये पूरा राइबोसोम है। पूरा राइबोसोम केवल तभी दिखाई देगा जब एमआरएनए होगा, अगर एमआरएनए के ऊपर नहीं है तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे 3 अलग अलग साइट्स होती हैं, अलग अलग डिप्रेशन है, ग्रूव मान लीजिए। अगर इसको खोल के देखोगे तो अंदर आपको 3 स्पेस नजर आए। इनको कहते हैं ई, ये है पी और ये है ए। अब ये ई पी ए क्या है? ई इज कॉल्ड द एग्जिट साइट, पी इज कॉल्ड द पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज साइट, and A is called the amino acid, amino acyl tRNA binding site। मतलब जब अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो एग्जैक्टली जो CONH बॉन्ड बनेगा, जो पेप्टाइड बॉन्ड है, वो P वाली साइड पे बनेगा, इसीलिए पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज है ना। ये पेप्टाइड्स को ट्रांसफर करने का काम करती है। पेप्टाइड को ट्रांसफर करने का मतलब है कि दो पेप्टाइड के बीच में CONH बॉन्ड बना के उसको जोड़। जो अगला अमाइनो एसिड आने वाला होगा सीक्वेंस में, वो यहाँ पे आके वेट करेगा। सो दैट इज अमाइनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट। और टीआरएनए का काम है अमाइनो एसिड को लेके आना। अमाइनो एसिड को यहाँ पे छोड़ने के बाद टीआरएनए इस जगह से एग्जिट कर जाएगा। सो दैट्स व्हाई ये ई यानी एग्जिट साइट। तो अगर आप इस राइबोसोम को खोल के देखो, ढक्कन, ये ढक्कन सा है, इसको उल्टा करके देखोगे तो अंदर आपको 3 डिप्रेशंस नजर आएंगे, जिनको रेस्पेक्टिवली ईपीए साइट्स कहा जाता है। तो वो मीनिंग ऑलरेडी गिवन। तो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है जो हमें अभी यूज करना है। बाकी आपने जो 11th में पढ़ा होगा 70s 80s, वो आप जानते ही। राइबोसोम के अलावा हमें और क्या क्या चाहिए? अनदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट में से सेकंड पार्ट हमें चाहिए वो है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स 20 हमें चाहिए। ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स मोनोमर का काम करते हैं, ये एक्ट एज मोनोमर। ये मोनोमर का काम करेंगे अगर इन सेलुलर पूल के सेल वाले हिस्से में होंगे तो अमाइनो एसिड कंडीशन हो। एक आपको एमआरएनए चाहिए जो ऑलरेडी आपने ट्रांसलेशन से बनाए, विद स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन, है ना, वो हमें चाहिए होगा। आपको वॉइस क्लियर है इस टाइम पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, गिव मी जस्ट 1 मिनट, है ना, मैं अभी आया।
So welcome back and sorry for the interruption. Okay, so हमें एक mRNA चाहिए. अब एक mRNA का लेआउट देखते हैं ना. प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं. हमें राइबोसोम चाहिए. हमने राइबोसोम का ब्रीफ स्ट्रक्चर डिस्कस किया. 20 अमाइनो एसिड चाहिए. अमाइनो एसिड्स कैसे बनेंगे बताओ जल्दी से. अमाइनो एसिड्स कहाँ से आएंगे? यस, कोई देगा आंसर? नहीं. अमाइनो एसिड की सिंथेसिस कैसे होगी? अगर प्लांट है तो आपको मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ाया था, रिएक्टिव एमिनिएशन, ट्रांस एमिनिएशन, है ना. अगर ह्यूमन बॉडी है तो आपने एसेंशियल नॉन एसेंशियल पढ़े होंगे. कुछ हम प्लांट से लेते हैं और कुछ हमारी बॉडी बना लेती है. ऐसी सेम केस बैक्टीरिया का भी है. तो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में जैसे होती है वैसे होगी. उसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, वो तो हमें बने बनाए मिल रहे हैं. एमआरएनए जो अभी तक बन के आया उसको एक नए डायग्राम से समझते हैं. एमआरएनए यहाँ पे कॉपी हुआ. अगर ये यूकैरियोट का होता तो यहाँ 7 मिथाइल गुआनोसिन और पॉली ए टेल आती, और इसमें कोई इंट्रॉन नहीं है, काट के अलग किए जा चुके हैं. अगर प्रोकैरियोट का है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा का सारा फंक्शनल है. यहां से यहां तक की पूरी एक जीन थी सिस्ट्रॉन, है ना, इसमें यूकैरियोट में. और अगर प्रोकैरियोट होगा तो बहुत सारी जीन होगी क्योंकि वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा. अभी हमने जेनेटिक कोड की टेबल से डिस्कस किया कि ऐसा भी नहीं है कि प्रोटीन की सिंथेसिस कहीं से भी शुरू हो जाएगी. जहां पे पहली बार AUG आएगा प्रोटीन की सिंथेसिस यहां से शुरू करोगे. आप देखते जाइए जहां पे आपको पहला कोडॉन AUG मिले प्रोटीन सिंथेसिस वहीं से स्टार्ट होगी. यानी इतना सेक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता. ये स्टार्ट है. खत्म कहाँ पे होगी? जहां पे UAA, UAG या UGA में से कोई भी एक कोडॉन आएगा प्रोटीन की सिंथेसिस वहीं पे टूट जाएगी. इसके आगे भी जो mRNA है वो कॉपी नहीं होता. तो इनको क्या बोलते हैं? यहां से पॉलीपेप्टाइड आप बनाओगे एग्जैक्टली यहां तक, है ना. सो दिस विल बी पॉलीपेप्टाइड. आफ्टर ट्रांसलेशन यहां बनेगा. अब ये दोनों जो साइड में छूट गए इनका क्या होगा? इनका कुछ नहीं होगा. इनको बोलते हैं UTR. ये कहलाता है UTR1, ये कहलाता है UTR2. UTR का मतलब है अनट्रांसलेटेड रीजन, जिनका ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं. UTR एग्जाम में आया तो UTR याद रखिएगा, अनट्रांसलेटेड रीजन. ये 5 प्राइम पे जो होता है वो पहले क्योंकि है तो इसको लीडर सीक्वेंस बोलते हैं या लीडर UTR बोलते हैं. ये लास्ट में आ रहा है तो ये ट्रेल कर रहा है तो ये ट्रेलर UTR या सीक्वेंस कहलाता है. जैसे एक DNA होता है, फिर से पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को एक लाइन में ले जाओ तो एक DNA है. DNA पे केवल एक जीन है या एक से ज्यादा, जैसा भी है. हमने एक जीन को कॉपी किया. अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो हम सिंगल जीन को कॉपी करते. सिंगल जीन को कॉपी करते समय भी हमें mRNA बनाने के बाद इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा. सारे एक्सॉन को जोड़ के हमें फंक्शनल या मैच्योर या प्रोसेस्ड mRNA बनाना पड़ेगा. बन गया. फिर पूरा का पूरा mRNA प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं जाता. इस पूरे mRNA पे जहां पे पहली बार AUG आएगा वहीं से शुरू करोगे, और जहां पे पहली बार UAA आएगा वहीं खत्म कर दोगे. क्योंकि इसको पहचान के स्टार्ट होगा और इनमें से किसी एक को पहचान के स्टॉप होगा. अगर ये वाली चीजें मान लीजिए बीच में आ रही हैं तो ये नहीं कि इन्हें लास्ट तक लेके जाना है. ये प्रोटीन यहीं पे खत्म हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ही बनेगी. बाकी वो UTR, ये अलग UTR. फर्स्ट टाइम जहाँ पे आपको AUG नजर आएगा वहां से शुरू करेंगे. फर्स्ट टाइम जहाँ पे टर्मिनेशन कोडॉन आएगा वहीं पे खत्म कर दिया. तो mRNA में UTR की प्रेजेंस क्या है वो आपको mRNA के डायग्राम से दिखाई. तो पॉलीपेप्टाइड कितना बना? बेसिकली इतना बना. अगर यहाँ पे 20 कोडॉन है, मान लीजिए एक पहला ये है, 20वां ये है, तो अगर ये 20 कोडॉन है तो इससे अमाइनो एसिड कितने आएंगे? 19, क्योंकि लास्ट वाला किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता. अगर यहाँ पे 60 कोडॉन है तो अमाइनो एसिड कितने पॉलीपेप्टाइड में होंगे? 59,
बिकॉज लास्ट वाला कोई कोड नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे कि अगर 20 अमाइनो एसिड्स हैं तो उसके एमआरएनए में कितने कोडॉन होंगे। तो 20 अमाइनो एसिड यहाँ पे है तो एमआरएनए में कोडॉन कितने चाहिए, 21, क्योंकि ये लास्ट वाला टर्मिनेट करने के लिए चाहिए होगा, जो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है। तो छोटे छोटे से क्लूज हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। स्टॉप कोडॉन चाहिए बट इट डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में स्टॉप कोडॉन काउंट होगा बट उसका करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड होता ही नहीं है, तो आपको वो काउंट नहीं करना। तो ये हमारे एमआरएनए की बात हो गई। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, इसके अलावा हमें चाहिए एक एंजाइम जो टीआरएनए से अमीनो एसिड को जोड़ेगा। इसे कहते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। इस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। इसका काम क्या है, दिस इज फॉर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग क्या होती है और टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्या है वो सर देखेंगे। बोलो बेटा। सर यूटीआर हमेशा होते हैं? हाँ, यूटीआर हमेशा होता ओके। है। यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन है जो होंगे ही, क्योंकि पहला अमाइनो एसिड एयूजी होगा, हर जीन में फिक्स होना है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो भी आएगा वो कोड नहीं होगा। स्टार्टिंग तो एयूजी से ही करनी है आपको। चार्जिंग का मतलब होता है एक्टिवेशन। अमाइनो एसिड को एक्टिवेट किया जाएगा, सो दिस इज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे ये टीआरएनए है, अभी हम टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। टीआरएनए से हमें ये एंजाइम लेना है और हमें अमाइनो एसिड्स लेने हैं। कल आपको मैंने पढ़ाया था कि हर एक टीआरएनए का एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है। 20 अमाइनो एसिड के लिए 20 टीआरएनए होते हैं। तो टीआरएनए को अपने अमाइनो एसिड से जोड़ना है। जुड़ेगा कैसे, जुड़ने के बाद लिखा तो ऐसे जाता है टीआरएनए और इस टी के ऊपर स्मॉल ए। ये टीआरएनए अनचार्ज है, मतलब इस पे अमाइनो एसिड अभी कैरी नहीं हो रहा। अब इस पे अमाइनो एसिड कैरी हो रहा है, तो ये चार्ज टीआरएनए, ये एक्टिवेटेड है, ये अनएक्टिवेटेड है। तो ये जो एंजाइम है वो ये वाला है। तो टीआरएनए के ऊपर उसका करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड आए, इस चीज के लिए ये एंजाइम हमें चाहिए होगा। तो 20 टीआरएनए को चार्ज करके अलग से रख लिया जाएगा। ये क्लियर। कोई बात नहीं। ठीक है बेटा। कोई बता सकता है कि टीआरएनए पे अमाइनो एसिड कहाँ जुड़ेगा। कोई आंसर। सर सर क्या बताना है? आपको बताना ये है कि टीआरएनए पे जब अमाइनो एसिड को आप जोड़ोगे, मैंने ये जोड़ के लिख दिया, लिखने का तरीका ऐसे ही होता है। तो ये कहाँ जुड़ेगा, टीआरएनए में अमाइनो एसिड कहाँ आएगा। सर कुछ एक्सेप्टर एंड होता है ना? हाँ, तो वो प्रॉपर एंड कौन सा है? सर पी पे। कहाँ पे? राइबोसोम का जो रीजन होता है ईपीएमए से पी पे। नहीं, राइबोसोम की तो कोई बात ही नहीं हो रही। मैंने कहा कि टीआरएनए और अमाइनो एसिड अलग अलग है, ये दो सबस्ट्रेट है, एंजाइम की प्रेजेंस में जुड़ेंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा। एंजाइम तो रिएक्शन में यूज नहीं होता। तो अमाइनो एसिड टीआरएनए पे अगर जुड़ेगा तो टीआरएनए का एक स्ट्रक्चर है। टीआरएनए एक आरएनए है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही कल आपने बनाया था। तो टीआरएनए में 5 प्राइम पे जुड़ेगा या 3 प्राइम पे जुड़ेगा? ओके 3 3 प्राइम पे पे। सर। 3 प्राइम। क्यों 5 पे क्यों नहीं जुड़ सकता? ऐसा क्यों? 3 प्राइम पे स्पेसिफिक क्या है कि 5 प्राइम पे नहीं जुड़ेगा, 3 पे जुड़ेगा?
टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे कोई स्पेसिफिक चीज है? सर वो ए से जुड़ा होता है, पहले कल आपने एक लिखा था टीआरएनए के मॉडिफिकेशन में सीसीए टर्मिनल, यस सर। कल के नोट्स में। सो दैट इज अ सीसीए जो होता है ना, उसमें जो एडेनिन है उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट। तो जो सीसीए है, सीसीए में जो लास्ट में एडेनिन आ रहा है उसी से टीआरएनए जुड़ता है, और किसी स्ट्रक्चर और किसी चीज से ये अमाइनो एसिड नहीं जुड़ेगा। इसीलिए उस पॉइंट को बोल देते हैं अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट। तो टीआरएनए यानी जिसके सीसीए पे कोई अमाइनो एसिड नहीं है वो अनचार्ज है। एंजाइम की प्रेजेंस में ये अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म से उठा के टीआरएनए पे जोड़ दिया जाएगा, तो बन जाएगा टीआरएनए चार्ज वाला। ऐसा करने के लिए हमें इस एंजाइम की जरूरत पड़ती है। राइबोसोम हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, एमआरएनए हो गया, अमाइनो एसिड को टीआरएनए पे ले जाने के लिए ये एंजाइम हो गया। टीआरएनए भी हमें चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी ट्रांसफर आरएनए। यहीं पे आपको ट्रांसफर आरएनए के बारे में पढ़ना है। आपकी बुक में 2 छोटे छोटे डायग्राम भी बने टीआरएनए के स्ट्रक्चर के लिए। टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्या है उसको देखते हैं। टीआरएनए का काम क्या है? ये ट्रांसफर करता है। सो इट पिक्स अप, ये पिक करेगा अमाइनो एसिड को कहां से? सेल में से, फ्रॉम सेलुलर पूल जो साइटोप्लाज्म है वो, एंड टेक द अमाइनो एसिड कहां तक लेके जाएगा? टू एमआरएनए, एमआरएनए के ऊपर ओवर कोडॉन, साइटोप्लाज्म से लेके एमआरएनए पे जो कोडॉन है वहां तक लेके जाएगा, है ना? और कोडॉन में पहचान कैसे होगा? कोडॉन की खास बात क्या है? इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इट्स एंटी कोडॉन। कोडॉन अगर एमआरएनए पे होता है तो एंटी कोडॉन कहाँ होता है? टीआरएनए पे, है ना? अभी हम आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाए। टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक में जो क्रिक है उन्होंने प्रपोज किया था। और इसके स्ट्रक्चर को हम 2 तरीके से देखते हैं। टीआरएनए इज आल्सो कॉल्ड, ऐसे लिख लीजिए, एडॉप्टर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये अडॉप्ट कर रहा है अमाइनो एसिड, है ना? और ये क्रिक, फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने इस चीज को, मॉलिक्यूल है तो टीआरएनए अडॉप्टर मॉलिक्यूल कहलाता है क्रिक के अकॉर्डिंग। 20 टीआरएनए हमें चाहिए और 20 अमाइनो एसिड्स हैं। ईच टीआरएनए इज स्पेसिफिक फॉर इट्स अमाइनो एसिड। तो 20 अमाइनो एसिड के लिए 20 टीआरएनए चाहिए। अब टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो 2 तरीके से है। एक कहलाता है 2 डायमेंशनल 2D मॉडल, इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। ये रॉबर्ट हॉले ने दिया था, इनको नोबेल प्राइज मिला था अलॉन्ग विद खुराना, नीरनबर्ग, मैथाई। दिस इज गिवन बाय रॉबर्ट हॉले। और इन्होंने किस चीज के लिया था? ईस्ट का लिया था इन्होंने, एलेनिन वाला टीआरएनए, एलेनाइल टीआरएनए। ईस्ट का जो एलेनिन वाला एलेनिन इज एन अमाइनो एसिड, तो ईस्ट का जो एलेनिन का टीआरएनए है उसका स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था। उसमें सारी बातें जो भी अभी हम टीआरएनए में समझेंगे वो बताएंगी। सो दैट्स वाई रॉबर्ट हॉले का कंट्रीब्यूशन दिया गया। हालांकि जो 3D मॉडल है, जो एनसीईआरटी में लेटेस्ट फिगर, अभी 2 साल पहले एनसीईआरटी में टीआरएनए वाला डायग्राम चेंज हुआ है, तो आप नई एनसीईआरटी में जो देखोगे वो 3D मॉडल कहलाता है, उसे इन्वर्टेड एल शेप मॉडल। रिमूव कर दूं शीट? हो गया बेटा? यस सर।
इसका जो 3D मॉडल है वो कहलाता है इन्वर्टेड एल शेप मॉडल। अभी मैं 2D बना रहा हूँ, फिर आप उसको इन्वर्टेड एल शेप वाला जो है वो एनसीईआरटी में बना है, उससे देख सकते हैं। केवल 2D और 3D का फर्क पड़ता है और कुछ नहीं है ना। समझने के लिए मैं आपको जो है वो 2 डायमेंशनल बना रहा हूँ, क्योंकि आप प्रोटीन सिंथेसिस में जो राइबोसोम वाला फिगर बना है इलोंगेशन में, वो 2D मॉडल को लेके बना हुआ है। तो दैट्स व्हाई मैं आपको वही वाला डायग्राम रफ आइडिया ले, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि टीआरएनए के स्ट्रक्चर्स में क्या स्पेशलिटी है। स्ट्रक्चर कैसा होगा? आरएनए है तो आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनता है, हमने कल ही डिस्कस किया था। चाहे एमआरएनए बने या टीआरएनए बने, आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये बात भी पूरी हो गई कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कल आपने लिखा है कि टीआरएनए में अनयूजुअल बेसिस भी होते हैं, स्यूडो यूरेसिल, डाईहाइड्रो यूरेसिल, मिथाइल ग्वानिन, मिथाइल साइटोसिन, आइनोसिन। तो हमने डिफरेंट टाइप के अनयूजुअल बेस लिखे हैं। एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन के अलावा जो अनयूजुअल बेसिस है वो भी टीआरएनए में होते हैं। और कल ही आपने लिखा था कि टीआरएनए एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है जिसमें 75 टू 95 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, है ना। ये सारी बातें कल आपने ऑलरेडी पढ़ा, बस उसको एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ऐसे बना ली। स्टेम एंड लूप के जैसा दिखता है। लुक्स लाइक दिस, है ना। ये फिक्स है यहाँ पे सी सी ए, यहाँ से 3 प्राइम। और अगर मैं इसको सीधा करके बनाता तो ये 5 प्राइम पे जाके खत्म हो। ये आप देखो तो एक ही लाइन है, बस ये इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। जहां जहां पे ये आपको स्टेम इन्हें बोलते हैं, ये सब स्ट्रक्चर स्टेम्स कहलाते हैं। यहाँ पे यूजुअल बेस है, यूजुअल बस मतलब एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ये यूजुअल बेसिस जो आरएनए में होने चाहिए। जहां जहां पे ये बल्ब के जैसे हैं, लूप्स कहलाते हैं, इनमें अनयूजुअल बेसिस, जो कल आपने बेस मॉडिफिकेशन में लिखा। अनयूजुअल बेसिस के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अनयूजुअल बेस किसी के साथ पेयर नहीं कर सकता, यूजुअल बेस पेयर कर सकता है। तो आपने कभी, जब मैं डीएनए की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तब आपने आरएनए को लेके कहा था, मैंने कहा भी था कि जब आएगा तब हम तब का तब देख लेंगे। वो ये आप देखो तो ये एक चेन है, अगर इसको सीधा करोगे तो ये आरएनए की एक चेन है, और एक चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे। तो ये जो लाइंस दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, एक ही मॉलिक्यूल में। जबकि डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो इंटरमॉलिक्यूलर थी, क्योंकि वहां 2 पॉलीडीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चेन थी जो एंटी पैरेलल थी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। यहाँ पे एक ही राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन है, बट वो इतने पास पास आ गए मुड़ के कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई। जहां जहां यूजुअल बेस आ, जहां अनयूजुअल बेस है वहां कुछ नहीं हुआ। तो ये स्टेम और लूप स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे ये स्टेम हो गया, दिस इज कॉल्ड स्टेम, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जहाँ पे कुछ नहीं है वो लूप कहलाता है। तो ये लूप्स है, ये स्टेम जैसे स्ट्रक्चर। ये वाला लूप क्या है जो 5 प्राइम एंड की तरफ है, इसको बोलते हैं डीएचयू लूप, जो कि यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी यूरेसिल आएगा। डाई हाइड्रो यूरेसिल कल आपने लिखा। और वो तो किसी के साथ, नॉर्मल यूरेसिल होता तो एडेनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता, डाई हाइड्रो यूरेसिल है, किसी के साथ नहीं करेगा। ऐसे ये क्या है? ये टी साई सी लूप है। साई आपने कल लिखा था स्यूडो यूरिडीन के लिए, है ना, टी साई सी लूप। तो थाइमी और टी जो है वो मॉडिफाइड है इसमें, तो टी और साई और सी आ गया, तो उसके हिसाब से ये वेरिएबल लूप है। किसी टीआरएनए में होता है, किसी टीआरएनए में नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, दिस इज कॉल्ड
एंटी कोडॉन लूप। तो ये लूप जो बने, इस लूप के अंदर अनयूजुअल बेसेस हैं, इसीलिए कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और स्टेम के अंदर आपको जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, वो भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ये जो सीसीए है, यहीं पे कोई ना कोई अमाइनो एसिड आएगा। सो ये पॉइंट क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट। कौन लेके आएगा यहाँ पे अमाइनो एसिड, टीआरएनए से इस अमाइनो एसिड को कौन लेके आएगा? बोलो। टीआरएनए पे अमाइनो एसिड कौन लेके आएगा? किसी को नहीं पता आंसर? अभी तो आपने लिखा अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, जो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए करता है, सीसीए टर्मिनस पे अमाइनो एसिड को लेके आता है। यानी कि ये टीआरएनए है और कहीं और पे अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड को यहाँ लाके जोड़ने का काम कौन करेगा? अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, जो ठीक इससे पहले आपने लिखा हुआ। ये अनचार्ज टीआरएनए पे अमाइनो एसिड आएगा तो ये चार्ज हो जाएंगे। तो हमारे पास 20 अमाइनो एसिड के 20 टीआरएनए चार्ज स्टेट में है। अब यहाँ कौन सा अमाइनो एसिड आएगा ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है एंटी कोडॉन से, है ना। यहाँ पे एंटी कोडॉन होता है। अब जैसे मान लीजिए ये टीआरएनए, अभी हमने लिखा कि टीआरएनए किस पे लेके आएगा अमाइनो एसिड को? एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन होता है वो। एमआरएनए क्या होता है? 5 to 3। अगर एमआरएनए 5 to 3 होगा तभी तो टीआरएनए 3 to 5 आएगा। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सब कॉम्प्लीमेंट्री है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। डीएनए टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए होता है। एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए होता है। सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब दोनों जगह पोलैरिटी सेम नहीं हो सकती, हमेशा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ही चूज करोगे। अब अगर एमआरएनए तो आपको पता ही है कि वो हमेशा 5 to 3 ही बनेगा। तो 5 to 3 एमआरएनए पे जो टीआरएनए आएगा वो कौन सा आएगा? 3 to 5 आएगा। अगर इसको सीधा करके बनाते तो यहाँ पे 3 प्राइम आता, यहाँ पे 5 प्राइम आता। अब मान लीजिए हमने कहा कि एमआरएनए है, एमआरएनए में प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कहाँ पे होती है? जहाँ पे पहली बार एयूजी आएगा। तो अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे एयूजी है तो यहीं से प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू होगी। तो अगर यहाँ पे एयूजी है तो यहाँ पे अमाइनो एसिड कौन सा लेके आएगा टीआरएनए? मीथियोनिन को। तो मीथियोनिन अगर यहाँ पे है तो पता कैसे चलेगा? उसके लिए यहाँ पे ये कोडॉन है। ये एमआरएनए पे क्या होता है? एमआरएनए पे जो होता है वो कोडॉन कहलाता है। तो करस्पॉन्डिंग टू दैट कोडॉन टीआरएनए पे क्या होगा? टीआरएनए पे इसका एंटी कोडॉन होगा। तो एंटी कोडॉन क्या बनेगा? यूएसी, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सेम। तो ये एंटी कोडॉन हो गया। अब एक बार नीट में पूछा गया कि कोडॉन जो हम लिखते हैं लाइक एयूजी, तो इसमें एयूजी में ए क्या है? 5 प्राइम है या 3 प्राइम है? तो अगर आप इसको सीरीज में ले जाओगे तो ये क्या है? ये 5 प्राइम है। और जो जी आ रहा है वो किस पे आ रहा है? 3 प्राइम पे आ रहा है। तो जब आप कोई भी कोडॉन लिखते हो तो कोडॉन पे पहला जो नाइट्रोजनस बेस आता है वो 5 प्राइम का होता है, और जो लास्ट वाला तीसरा आएगा वो 3 प्राइम पे होता है। ऐसे ही जब आप कोई एंटी कोडॉन लिखोगे, लाइक एयूजी का एंटी कोडॉन क्या है? यूएसी। मान लीजिए यहाँ पे 20 टीआरएनए होते तो वो टीआरएनए जो यूएसी को कैरी करेगा वही इसके सामने आके फिट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे यूएसी आ गया। अब यूएसी में ये यू क्या है? ये 3 प्राइम है, क्योंकि ये इधर है ना, ये यहाँ पे देखोगे तो ये 3 है। और ये सी इधर जाएगा तो क्या है? ये
5 प्राइम है। तो अगेन 5 to 3 अगर AUG है तो 3 to 5 क्या आएगा, UAC आएगा। अगर यहाँ UAC है तो यहाँ पे अमाइनो एसिड क्या बन जाएगा, MET। MET किसका डिनोशन है, मीथियोनिन का। इसका मतलब ये टीआरएनए अब क्या कहलाएगा, मीथियोनाइल टीआरएनए। जैसे आपने लिखा है अभी एलेनाइल टीआरएनए, अगर यहाँ पे एलेनिन का एंटीकोडॉन होता तो यहाँ एलेनिन अमाइनो एसिड आता है। अगर यहाँ फिनाइल एलेनिन का एंटीकोडॉन है तो ये फिनाइल एलेनिन PHT आएगा। फिनाइल एलेनाइल टीआरएनए, मीथियोनाइल टीआरएनए, है ना। प्रोनाइल टीआरएनए अगर प्रोलीन अमाइनो एसिड है तो, है ना। ट्रिप्टोफैन है तो ट्रिप्टोफैन का टीआरएनए, सबके। तो 20 यहाँ पे कोडॉन के रिस्पेक्ट में उतने ही एंटीकोडॉन बनाओगे और करस्पॉन्डिंग टू दैट यहाँ पे अमाइनो एसिड को लेके आओ। ये कोडॉन एंटीकोडॉन की पेयरिंग है। इसी से पता चलेगा कि कोडॉन के सामने जब अमाइनो एसिड आएगा तो अमाइनो एसिड कौन सा आएगा। तो टीआरएनए क्या करेगा, यहाँ पे मीथियोनिन को छोड़ देगा, ये एग्जैक्ट साइड से निकल जाएगा। ये एग्जैक्टली मैंने जो फिगर बनाया है, ये फिगर आपका P साइड और A साइड का है, जहाँ पे अमाइनो एसिड के साथ चार्ज टीआरएनए आपके सामने मिले। अब मान लीजिए अगर ये एल शेप होता है, जैसे बुक में डायग्राम देखोगे तो इन्वर्टेड एल शेप का है, अल्टीमेटली एंटीकोडॉन तो वहां भी होगा। ये जो लूप्स है ना, ये नहीं चेंज होते, केवल शेप में चेंज होगा कि ये क्लोवर लीफ के जैसा है 2 डायमेंशनली। 3D मॉडल को देखोगे तो इन्वर्टेड एल शेप का मॉडल है, बस लूप वहीं के वहीं रहेंगे। CCA टर्मिनस पे अमाइनो एसिड एडेनिन के साथ आएगा, वो भी फिक्स रहेगा। कोडॉन एंटीकोडॉन की जो पेयरिंग है वो भी सेम रहेगी, कोडॉन ऑफ mRNA करस्पॉन्डिंग टू दैट एंटीकोडॉन ऑफ TR। कोडॉन लिखा जाता है हमेशा 5 to 3, एंटीकोडॉन हमेशा लिखा जाएगा 3 to 5। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए पोलैरिटी याद रखना जरूरी है। कोडॉन, नॉन कोडॉन, कोडिंग, नॉन कोडिंग, टेम्पलेट, ऐसे वर्ड जो दिए रखे हैं वो सब आपको अच्छे से याद रखना, नहीं तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और ये मान के चलिए 100% कि आप जो सोच रहे हैं वो भी आंसर दिया होगा, जो नहीं सोच रहे वो भी ऑप्शन में दिया होगा। तो होता ये है कि हम गलत टिक करके चले जाते हैं, जरा सी बात को इग्नोर कर दिया तो वो क्वेश्चन ही गलत हो, तो वो सब ना करें। इसके लिए सारी बातें आपको ध्यान रखनी। तो हमारे पास राइबोसोम आ गया, हमारे पास 20 अमाइनो एसिड और 20 टीआरएनए आ गए। हमने एंजाइम को यूज करके 20 अमाइनो एसिड को 20 टीआरएनए पे लगा के रख दिया। हमारे पास एक mRNA बन के ट्रांसक्रिप्शन से आ चुका है। अब हम इन सबको यूज करके प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, एनर्जी चाहिए, बिकॉज प्रोटीन की सिंथेसिस एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है। जैसे डीएनए बना रहे थे तो वहां पे तो जो राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड थे वो एनर्जी देने का काम कर रहे थे, डुअल पर्पस आपने लिखा। कल आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा तो वहां पे भी आपने लिखा कि जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है वो डुअल पर्पस का काम करेंगे, एनर्जी दे देंगे। बट प्रोटीन सिंथेसिस में तो अमाइनो एसिड मोनोमर है ना, अमाइनो एसिड में तो कोई एनर्जी नहीं होती, तो एनर्जी फिर आपको एटीपी की फॉर्म में या जीटीपी की फॉर्म में अलग से चाहिए होगी। तो हमें एक तो यहाँ पे एनर्जी चाहिए, ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो एनर्जी है वो जीटीपी भी है और एटीपी भी है ना। ये पूछा गया है क्वेश्चन, एटीपी उस टाइम पे ऑप्शन में नहीं था, और ये था कि इनमें से कौन जो है वो ट्रांसलेशन में एनर्जी का सोर्स है, तो जीटीपी आएगा। एटीपी हो सकता है, जीटीपी हो सकता है। इनिशिएशन जब आप करते हैं, प्रोटीन की स्टार्टिंग करते हैं, तो उसमें एनर्जी का सोर्स जीटीपी है। बिना मैग्नीशियम आयन के प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो सकती, क्यों, कोई बता सकता है? बिना एमजी के प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो सकती। सर वो राइबोसोम की बाइंडिंग के लिए जरूरी होता बताओ मैग्नीशियम आयन कहाँ चाहिए हमें? है राइबोसोम की बाइंडिंग। हाँ, सर राइबोसोम की बाइंडिंग। राइबोसोम की बाइंडिंग के लिए, है ना। आपको मैंने मैग्नीशियम का रोल मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ाया था कि राइबोसोम की दोनों सब यूनिट तभी जुड़ती हैं जब एमआरएनए और मैग्नीशियम दोनों होती हैं। अगर राइबोसोम ही नहीं जुड़ेगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे? सो दैट्स व्हाई हमें मैग्नीशियम आयन भी चाहिए। कुछ हमें फैक्टर्स चाहिए होते हैं, इनको बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर, जो प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिशिएट करेंगे। कुछ इलोंगेशन फैक्टर होते हैं जो इलोंगेट करेंगे, और कुछ टर्मिनेशन होते हैं, इन्हें रिलीज फैक्टर बोला जाए।
जैसे कल आपने सिग्मा फैक्टर पढ़ा था, सिग्मा फैक्टर आपकी बुक में दिया था, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन करता है, स्टार्ट करने का काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने में भी एक फैक्टर होता है, बट आपकी बुक में वो दिया नहीं था, तो हमने पढ़ा नहीं। ऐसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस में 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड रिलीज, तो उनके लिए भी अलग अलग फैक्टर्स चाहिए। तो वो फैक्टर्स आपकी बुक में दिए तो नहीं है, लेकिन फैक्टर होते हैं, ये बात आप याद कर सकते हैं। इसके बाद बस आपकी बुक में एक फिगर सा बना हुआ है जिसमें आप इलॉन्गेशन को होते हुए देख सकते हो, है ना। इनिशिएशन इलॉन्गेशन कैसे हो रहा है वो आप देख सकते हो, है ना। तो वो चीज हमें पढ़नी है। देखो जो जो चीजें क्योंकि मैकेनिज्म अगर आप प्रोकैरियोट में भी पढ़ोगे ना तो बहुत डिटेल में है। अगर इवन प्रोकैरियोट की डिटेल है तो आप उसी से आइडिया लगा लो कि यूकैरियोट में तो और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो दैट्स व्हाई इनिशिएशन कैसे होता है और वो सब चीजें मैं पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। बस आपको ध्यान में रखना है कि क्या ऑप्शन है। तो हाँ बेटा, एनर्जी जीटीपी एटीपी दोनों ही है। हाँ इनिशिएशन में जीटीपी है ना। ओके। जब आप इनिशिएशन करोगे स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस तो वो जीटीपी की फॉर्म। देखो मैं आपको एक दो डायग्राम से समझाता हूँ क्योंकि आपकी बुक में तो लैंग्वेज के हिसाब से लिखा हुआ है। मान लीजिए इनिशिएशन, अगर आप इनिशिएशन करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, ये एमआरएनए है आपके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अभी हमने लिखा कि स्मॉल सब यूनिट में एक एमआरएनए बाइंडिंग साइट होती है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो एमआरएनए है ये 30s, स्मॉलर सब यूनिट प्रोकैरियोट में क्या है 30s है, तो 30s जो सब यूनिट है वो इससे आके जुड़ जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे जुड़ गई क्योंकि यहाँ पे ये एमआरएनए बाइंडिंग साइट थी। अब हमें केवल प्रोकैरियोट का पढ़ना है तो मैं इसको 30s लिख सकता हूँ। 30s इज द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब ये क्या बन गया, एमआरएनए 30s कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले क्या बनेगा, एमआरएनए 30s कॉम्प्लेक्स। ये एमआरएनए है 30s सब यूनिट से जुड़ा एक कॉम्प्लेक्स बन, पहले स्टेप तो यही हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो एयूजी होगा, है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे एयूजी है जहां से प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू होगी, यहाँ पे सबसे पहले टीआरएनए। तो मान लीजिए हमारे पास ये तो बना हुआ है 5 प्राइम 3 प्राइम, है ना, यहाँ पे एयूजी है, यहाँ पे ये 30s आके ऑलरेडी जुड़ रखा है बाइंडिंग साइट्स के साथ। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में यहाँ पे इसका क्या आएगा, इसका यहाँ पे टीआरएनए आएगा। मैं सिंपल के लिए टीआरएनए एल के जैसा ही बना रहा हूँ। यहाँ पे MET यानी मीथियोनिन का है ना, CCA टर्मिनस के साथ 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम एंड। अगर ये AUG है तो यहाँ अंदर क्या लिखोगे आप, UAC, तभी तो बाइंडिंग होगी। अभी आपने AUG और UAC लिखा हुआ है, तो यही आके जुड़ेगा, है ना। ये 3 प्राइम एंड हो गया, ये 5 प्राइम एंड हो गया। अब क्या बन गया, अब आपके पास mRNA 30s टीआरएनए कौन सा, MET कॉम्प्लेक्स, ये बन के तैयार हो गया टीआरएनए MET कॉम्प्लेक्स। mRNA 30s राइबोसोम, टीआरएनए, 3 चीजें जुड़ गई, mRNA 30s टीआरएनए MET वाला मीथियोनिन का कोडॉन के करस्पॉन्डिंग एंटी कोडॉन के साथ। अब इसके ऊपर जो है वो बड़ी वाली सब यूनिट आती है, थर्ड लार्ज सब यूनिट जो है वो लास्ट में आती है। जैसे ये 5 प्राइम 3 प्राइम, ये mRNA है, इस mRNA पे कोडॉन AUG है,
यहाँ पे UAC एंटी कोडॉन, ये 5 प्राइम, यहाँ मीथियोनिन अमाइनो एसिड 3 प्राइम, यहाँ पे ये स्मॉल सब यूनिट जुड़ी हुई है एमआरएनए बाइंडिंग साइट से 30s। अब इसके ऊपर जो है वो बड़ी आएगी, आएगी ऐसे कि ये जो टीआरएनए और ये एंटी कोडॉन कोडॉन है ना, ये पी साइट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे जो साइट आएगी वो पी साइट ही आनी चाहिए। ये पी हो गई, तो ये ए हो गई, ये ई हो गई, और ये बड़ी सब यूनिट। दिस इज ई, दिस इज पी, दिस इज ए, दिस इज 50s। और अब ये पूरा क्या बन गया, 50s इससे जुड़ जाएगा तो अब ये बन गया mRNA। नाउ दिस इज कॉल्ड 70s। 50 और 30 जब मिल जाएंगे तो राइबोसोम पूरा बन जाएगा 70s। टीआरएनए, टीआरएनए में मीथियोनिन अमाइनो एसिड है, कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। हो गया इनिशिएशन। आपकी बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन स्टेप्स में आपको समझना है कि पहले स्मॉल सब यूनिट आती है तो 3 लाइन मेरे लिए, पूरा पेज भर गया, लेकिन 3 लाइनें हैं। एमआरएनए से स्मॉल सब यूनिट पहले जुड़ेगी बाय यूजिंग द एमआरएनए बाइंडिंग साइट, वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, या ना भी लिखते तो भी आप पीछे लिख चुके हैं। फिर पहले क्या होगा, कोडॉन के करस्पॉन्डिंग टू दैट एंटी कोडॉन आएगा। पहला कोडॉन मीथियोनिन ही आएगा, AUG ही होता है, सो दैट्स व्हाई उसके करस्पॉन्डिंग जो टीआरएनए आएगा वो मीथियोनाइल टीआरएनए होगा। और फिर उसके ऊपर बड़ी सब यूनिट आएगी, लार्जर सब यूनिट, और ऐसे आएगी कि जो कोडॉन एंटी कोडॉन व जो टीआरएनए है वो पी साइट के अंदर फिट हो। अब ये पूरा का पूरा एक राइबोसोम 70s बन गया है, जिसमें एमआरएनए भी है, टीआरएनए, मीथियोनिन वाइल जो है वो है। इसको आप बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और इसमें एनर्जी चाहिए, जब ये जुड़ेगा ना, देन दिस रिक्वायर्स जीटीपी। यहाँ पे एनर्जी आपको चाहिए, एटीपी नहीं आता। इनिशिएशन में जो एनर्जी आती है वो कौन सी है, जीटीपी है। जब आया था क्वेश्चन तब तो एटीपी ऑप्शन था ही नहीं। तो प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन के स्टार्ट में जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, जीटीपी। इसके बाद का जो फिगर है बेसिकली इलॉन्गेशन का, वो आपकी बुक में फिगर भी दिया हुआ है, और 1-2 लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो उनको देख लेते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, क्योंकि वो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, तो उसको हम एक बार देखें। बस आप इसको ऐसे समझो, इतना हो गया सबका क्लियर, इसमें तो किसी को कुछ नहीं पूछना। ब्रेक में इसको खत्म करने की बात देता हूँ। अब क्या होगा, इमेजिन करो, यहाँ पे मान लीजिए कोई और कोडॉन होता, यहाँ पे कोडॉन फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे ट्रिपल U होता, जो मुझे याद है, फिनाइल एल्नीन अभी आपने लिखा है ना, ट्रिपल U फिनाइल एल्नीन को कोड कर। तो यहाँ जो सेकंड टीआरएनए आएगा वो कौन सा होगा, वो उस पर PHE लिखा होगा, फिनाइल एल्नीन का टीआरएनए होगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए ट्रिपल C होता, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो आता वो प्रोलीन का होता, लेकिन थर्ड नंबर पे तो राइबोसोम है ही नहीं, तो पहले केवल ये होगा। अब क्या करेगा ये राइबोसोम, क्या करेगा, इसको स्लाइड करते हैं, है ना, ये राइबोसोम एमआरएनए पे खिसकता है। इसको कभी गूगल पे 3D व्यू में देखोगे तो ये ऐसे घूमता है हल्का सा। जैसे मान लीजिए ये फिंगर है, ये कोडॉन है मेरा राइट साइड फिंगर, और ये जिसपे लगा है बैंडेड वो लेफ्ट साइड वाला वो एंटी कोडॉन। तो अभी क्या हो रहा है, अभी कोडॉन के सामने एंटी कोडॉन। अब जब ये ऊपर वाला हिस्सा स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा तो जो ये पीस, ये थंब जो है वो ई साइड है, ये पी साइड है, ये ए साइड है, EPA, और पी के सामने यहाँ पे AUG आ रहा है। अब क्या होगा, जब ये घूमेगा तो एक्चुअली क्या होगा, जो ई साइट है वो अलग हो गई, अब जो ये आ गया पी साइट पे जो एक्सपोज हुआ वो दूसरा कोडॉन हो गया, और फिर जब ये घूमेगा तो क्या होगा, पी साइट पे तीसरा कोडॉन एक्सपोज होगा, फिर जब घूमेगा तो पी साइट पे चौथा कोडॉन आएगा। तो ये एमआरएनए पे स्लाइड करता है एक्चुअली ये पूरा राइबोसोम। तो एवरी टाइम जब ये स्लाइड करेगा, स्लाइड करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, वो भी हम लिखेंगे। जब ये स्लाइड कर लेगा तब क्या होगा, ये वाला जो चीज है वो पी में आ जाएगी, जो पी वाली चीज है वो ई में चली जाएगी, जो यहाँ पे नहीं थी अब तक वो ए में आ जाएगी। तो मान लीजिए अगर ये स्लाइड किया तो क्या हुआ,
ये वाला जो यहाँ पे टीआरएनए है वो अब पी में आ गया। पी में क्या है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज है, वो क्या करेगा, मीथियोनिन को यहाँ से काटेगा और इस मीथियोनिन को फिनाइल एलेनिन के ऊपर जोड़ देगा, तो डाई पेप्टाइड बन गया। और जो ये टीआरएनए खाली हुआ ये ई साइट में यहाँ से एग्जिट कर। अब मान लीजिए यहाँ पे ट्रिपल सी था, फिर ये यहाँ पे स्लाइड करेगा, तो अब जो ट्रिपल सी था वो पी पे आ गया, तो ये मीथियोनिन और फिनाइलएलनिन दोनों को काटेगा और तीसरा यहाँ पे जो प्रोलीन है उसके साथ जोड़ देगा और फिर ये यहाँ से स्लाइड करके बाहर निकल गया। फिर चौथा मान लीजिए अगर आप लिख रहे हैं कि यहाँ पे यूएसी है, तो ट्रिप्टोफैन अगर है तो ये मीथोनिन फिनाइलएलिन और प्रोलीन को काटेगा, ट्रिप्टोफैन से जोड़ेगा और यहाँ स्लाइड करके निकल जाएगा। तो एवरी टाइम ये स्लाइड करता जाएगा और एक्सपोज होता जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलोंगेशन। आपकी बुक में जो फिगर बना है प्रोटीन सिंथेसिस का वो इलोंगेशन का बना। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टॉप कोडॉन ना आए। स्टॉप कोडॉन क्या है, यूएए, यूएजी, यूजीए। तो इन तीनों में से अगर कोई भी आया तो यहाँ पे कोई टीआरएनए तो आएगा नहीं, लेकिन राइबोसोम तो स्लाइड कर गया। राइबोसोम स्लाइड कर गया तो पी साइड पे यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ गया। अब स्टॉप कोडॉन के सामने तो कोई टीआरएनए आएगा ही नहीं, क्योंकि स्टॉप कोडॉन तो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। लेकिन पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज तो पेप्टाइड को काट ही चुका है, वो किसी से जोड़ नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन कट गई, यानी कि वो पॉलीपेप्टाइड बन के तैयार। अब इस जो कॉम्प्लेक्स है इसको डिसॉल्व करना है, क्योंकि जो पेप्टाइड बनेगा ना वो ये जो पी है इसी के अंदर घूम घूम के प्रोटीन इकट्ठा होती रहेगी। ये तो बंद है ना पूरा, प्रोटीन बाहर कैसे जाएगी। बाहर जाने के लिए इस कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व करना। ये नीचे से अलग, एमआरएनए अलग, राइबोसोम अलग, राइबोसोम की जो पी साइट है उसमें से पॉलीपेप्टाइड अलग। उसी के लिए रिलीज फैक्टर चाहिए होते हैं। आपकी बुक में आरएफ दिया हुआ है जो हमने भी लिखा था अदर्स करके, उसमें रिलीज फैक्टर क्यों चाहिए, इस कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व करने। और डिसॉल्व करके यहाँ से जो आपको प्रोटीन मिलेगी दैट इज ओनली द पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के। तो इनिशिएशन मैंने आपको बताया, इलांगेशन में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है वो देख लीजिए, उतना ही आपकी बुक में दिया है। इससे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस की कोई जरूरत है नहीं आपको, है तो इससे भी कॉम्प्लेक्स है। इलांगेशन में क्या चाहिए हमें, इलांगेशन में हमें एक एंजाइम चाहिए, ये नाम आपकी बुक में नहीं है, याद कर लीजिए, ट्रांसलोकेज। ये एंजाइम है किस चीज के लिए, फॉर स्लिपिंग, स्लिप करना है, ऑफ राइबोसोम ओवर एमआरएनए। एमआरएनए पे राइबोसोम स्लिप करे, स्लाइड करे, तो उसके लिए हमें ट्रांसलोकेज एंजाइम चाहिए। और दूसरा हमें एंजाइम चाहिए जो पी साइट में होता ही एनसीईआरटी में दिया है, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। ये चाहिए। ये किसके लिए चाहिए होता है, फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। बिटवीन टू अमाइनो एसिड। पेप्टाइड बॉन्ड बने, ये कहां मिलेगा, दिस प्रेजेंट इन पी साइट। राइबोसोम की जो पी साइट है उसमें ये प्रेजेंट ऑलरेडी होता है, तो वहां पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए हमें दो अमाइनो एसिड चाहिए, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड ऑलरेडी आपने बायोमॉलिक्यूल्स में भी बना हुआ। जैसे आपने डीएनए की पोलैरिटी पढ़ा है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, आपने अभी आरएनए की पोलैरिटी लिखी है जो हमेशा 5 to 3 ही होती है, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन की भी पोलैरिटी होती है। क्या कैसे पहचानते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को, बताओ, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे पहचानते हो। एनी आइडिया, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग साइड से। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग बेटा कार्बोहाइड्रेट की पोलैरिटी को शो करते हैं, प्रोटीन की नहीं। प्रोटीन में आपने पढ़ा है एन टर्मिनल, सर सी और एन टर्मिनल। यस, एन टर्मिनल सी टर्मिनल प्रोटीन होती है या सी टर्मिनल टू एन टर्मिनल होती है। सर N to C।
N2C होती है, फिक्स है कि N2C होती है। तो व्हाट इज अबाउट N एंड C? N और C का मतलब क्या है? N टर्मिनल टू C टर्मिनल प्रोटीन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन इज ऑलवेज फ्रॉम N टू C, N टर्मिनल टू C टर्मिनल। इसमें N और C का मतलब क्या है? जैसे डीएनए में आपने पढ़ा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो आपको मैंने बताया है कि 5 प्राइम का मतलब है पांचवें कार्बन का हाइड्रोक्सिल फ्री, 3 प्राइम का मतलब है थर्ड कार्बन का OH ग्रुप फ्री। तो ये 5 टू 3 का मीनिंग हो गया। ऐसे ही प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन में N और C का मीनिंग क्या है? एन का मीनिंग होता है जिसका अमीनो ग्रुप फ्री होगा, और सी का मतलब है जिसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री आएगा। अमीनो एसिड में दोनों ग्रुप होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड आप जब बनाओगे तो एन और सी यानी अमीन और कार्बोक्सिलिक के ग्रुप में बनाओगे। तो जिधर अमीन ग्रुप फ्री होगा दैट विल बी एन टर्मिनल, जिधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा दैट विल बी सी टर्मिनल। अब क्यों ऐसा है कि हमेशा प्रोटीन एन टू सी ही बनती है, उसका रीजन यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। आपने एक चीज तो पढ़ी बायोमोलिक्यूल में कि प्रोटीन एन और सी से होती है। क्यों और एन और सी से बनती है? क्योंकि डीएनए तो दोनों तरफ से बन सकता है, 3 to 5, 5 to 3। आरएनए 5 to 3 ही बनेगा, प्रोटीन एन टू सी ही बनेगी। तो एन टू सी क्यों बनती है, उसका रीजन है क्योंकि पहला अमाइनो एसिड जब आएगा और जब वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, तो फर्स्ट अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दूसरे के अमीन के साथ जाएगा। इसको ऐसे समझो, दिस इज H2N CR, C डबल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये H है। तो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड। जैसे मान लीजिए R की अगर मैं डिनोशन लिख दूं तो ये मीथियोनिन बन जाता। अब जो दूसरा आएगा उसका अमीन आएगा HNH, C, यहाँ R प्राइम मान लो, दिस इज C डबल बॉन्ड OH H। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा वो ये कार्बोक्सिलिक का OH और अमीन का H, दिस इज -H2O, है ना। पॉलीमराइजेशन के लिए वाटर मॉलिक्यूल हटाया। तो अब जब डाइपेप्टाइड बनेगा तो क्या होगा? H2NCr, दिस इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, दिस इज NH, दिस इज अगेन Cr प्राइम, C डबल बॉन्ड OOH एंड H। So this is called the peptide bond, CONH bond. सर डाइपेप्टाइड की फॉर्मेशन के लिए कौन सा एंजाइम लगता है? Same peptidyl transferase every time. ओके। अब जब ये दूसरा है सेकेंड अमाइनो एसिड, अब जब तीसरा आएगा ना तो इसका कार्बोक्सिलिक और उसका अमीन, फिर जब चौथा आएगा फिर उसका कार्बोक्सिलिक और अमीन। यानी पहले अमाइनो एसिड का अमीन हमेशा फ्री रहेगा और लास्ट में जो भी आएगा उसका कार्बोक्सिलिक फ्री रहेगा। तो क्योंकि फर्स्ट अमाइनो एसिड का अमीन फ्री रहता है, दैट्स वाई इसे एन टर्मिनल बोला जाता है। और लास्ट में तो फिर सी फ्री रहेगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लास्ट वाला फ्री छूट जाएगा। तो ये थंब रूल है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हमेशा एन टू सी टर्मिनल ही होता है। जब सेल में एक प्रोटीन बनेगी तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। फर्स्ट अमाइनो एसिड का अमीन फ्री रहेगा, लास्ट वाले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहेगा। तो उस चीज के लिए अब यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए दैट इज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। कहा जाए कि ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, तो ये पी साइट के अंदर हो रही है। ठीक है, यहाँ भी जो एनर्जी चाहिए वो जीटीपी, एनर्जी का सोर्स इलोंगेशन में भी क्या है? जीटीपी। यानी इनिशिएशन के लिए भी जीटीपी चाहिए और इलोंगेशन के लिए भी हमें जीटीपी चाहिए। ट्रांसलोकेज जब मूव करता है ना, स्लाइड जब राइबोसोम पे करता है, तो दैट टाइम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय जीटीपी। तो जीटीपी की जरूरत पड़ेगी। बस यहीं से टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट करने का मतलब है एज सून एज इट रीचेस टू टर्मिनेशन पोर्ट। ठीक है।
टर्मिनेशन की एक लाइन लिख देता हूँ, सो प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन इज ओके। बाकी आप अपनी बुक से एक डायग्राम देख लीजिएगा, इलोंगेशन का डायग्राम राइबोसोम के साथ बना हुआ है। उसका कोई जरूरत नहीं है कि उसमें जो 7 अमाइनो एसिड लगी है वो भी आप याद करो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो काम की चीजें थी वो मैंने ऑलरेडी आपको समझाई। टर्मिनेशन कब होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि जो इलोंगेशन हो रहा है टर्मिनेट्स when a nonsense कोडॉन, जिसे स्टॉप कोडॉन कहते हो, reaches to P साइट। P साइट पे फिर स्टॉप कोडॉन अगर आ गया तो कोई अमाइनो एसिड तो आएगा। अब अमाइनो एसिड आएगा नहीं, लेकिन पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज पीछे से जो पेप्टाइड बना है उसको काट चुका है, तो पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे रिलीज हो चुका है। पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज्ड as that tRNA is hydrolyzed। टर्मिनेशन के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व करना है। तो इन प्रेजेंस ऑफ रिलीज फैक्टर RF, complex is dissolved। कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया तो आपको क्या मिल गया, फिर से वही 30S अलग, 50S अलग, mRNA अलग और पॉलीपेप्टाइड चेन अलग, tRNA अलग, सब अलग अलग हो गए, कॉमा लगा हुआ है सबके पीछे। बस ये जो पॉलीपेप्टाइड आपको मिला, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके बाद अगर प्रोटीन में कोई चेंजेस करने हैं तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो बन जाएगा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद जो करना है एज पर नीड ऑफ द सेल, बहुत सारी प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में है, बहुत सारी सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी लेवल पे, जो जिस लेवल पे होती है उस लेवल के हिसाब से उसको हैंडल करना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन। ब्रेक के बाद हम पढ़ते हैं जीन रेगुलेशन। आपकी क्लास तो नहीं है 1:30 बजे से? है सर। चलो ठीक है, फिर हम ब्रेक 10 मिनट का, मैं आपको 12:10 पे ज्वाइन करता हूँ। अभी 11:57 हुआ है, 13 मिनट्स का ब्रेक। थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, मे बी आपको बायो और जो भी आगे क्लासेस के बीच में गैप ना मिले, बट एनी हाउ हम फिनिशिंग एंड पे है तो उसको फिनिश करते ओके सर। ओके ओके सर। ठीक है, बाय। ओके सर।